जारी नहीं करी है। तो ये हम जब फिगर अब दिसंबर के पढ़ रहे हैं तो ये सब चीजें हमारे को पुरानी लगेगी। बस एक उसका अर्थ समझ लीजिए थोड़ा सा कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने जो क्रेडिट ग्रोथ थी वो लगभग पिछले साल की तुलना में अच्छी ले ली थी, और प्राइवेट बैंक जो थे उनकी ग्रोथ एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक थोड़ी ज्यादा थी और फॉरेन बैंक की कम थी। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा रही है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, या आप उसको कह सकते हैं रिटर्न ऑन असेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों में सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ अक्रॉस द बैंकिंग सेक्टर फ्रॉम लास्ट ईयर। जो हमारा जीएनपीए, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए वो भी इम्प्रूव हुआ है, और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में, जैसा कि आप सबको मालूम है, आप सबने पहले भी बताया है कि सितंबर 21 और मार्च 22 तक आते आते हमारा एनपीए लेवल बढ़ेगा। वही बात ये यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहा है। असेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है, पर आगे चल के असेट क्वालिटी खराब हो सकती है, क्रेडिट ग्रोथ सबड्यूड हो सकती है। और प्रोविजन कवरेज रेशियो के बारे में वो बोल रहा है कि बैंक ग्रुप में सभी के अगेंस्ट जो वो है वो बड़ा है। द प्रोविजन कवरेज रेशियो पीसीआर ऑफ एससीबीज taken together improved across all bank group and rose from 66.2% in March 2020 to 72.4% in September 20. तो इसमें इनका जो ये है, और सीवियर स्ट्रेस सिनारियो, ये दो सिनारियो के बारे में बोल रहा है यहाँ पे। एक सीवियर स्ट्रेस सिनारियो में अलग प्रोजेक्शन दे रहा है और बेसलाइन सिनारियो में अलग दे रहा है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल मुझे यहाँ कहीं मिला नहीं कि ये कौन सा सिनारियो है। आप लोग भी देखिएगा कि सीवियर स्ट्रेस सिनारियो और बेसलाइन सिनारियो क्या होते हैं दोनों। इस बुक के अंदर यहाँ पे कहीं पे भी इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया है इन्होंने। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट में आरबीआई ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, मल्टी डायमेंशनल एफर्ट्स करे हैं टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। रेगुलेटर्स, सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रोविजन किए गए हैं कि क्रेडिट ग्रोथ बनी रहे, लिक्विडिटी बनी रहे, इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में रहे। उसके अंदर जो उन्होंने मेजर्स लिए हैं वो थोड़ा सा, जैसा कल अपनी बात हुई थी, बहुत देर बात हुई थी, जितने एमएसएमई के थे जो अपना क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स हैं, वो सारी उसी का पार्ट है। FITL जो है वो उसी का पार्ट है। RBI has announced the resolution framework to mitigate the impact of pandemic-induced stress on borrower and to facilitate revival of each sector activity in August 2020. MSME का आपने जो कल अपने बात करी वो सारे फैक्टर्स उन्होंने दिए हैं जो गवर्नमेंट ने किए। 6 months का मॉरिटोरियम सभी को टर्म लोन को दिया है, जिन ने भी ऑप्ट किया कि भाई उनको 6 months का मॉरिटोरियम दिया। तो ये सारे इन्होंने वो किए। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो अपन ने कल भी डिस्कस करी थी, उसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से जो चेंजेस हुए वो मुझे थोड़े से अच्छे लगे, तो ध्यान रखने जैसे हैं। जो अपन ने कल आईबीसी की बात करी थी, इंसॉल्वेंसी बिल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का जो मैटर था उसमें, तो इसमें भी एक चेंज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। यही मुझे एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट लगी जो हमने रिलेट नहीं की थी। Due to onset of the COVID-19, government has altered the insolvency framework to prevent otherwise viable enterprises from being forced into insolvency. This is proceeding on account of financial stress induced by the pandemic. अभी तक क्या होता था कि अगर 1 लाख रुपए तक की हम डेब्ट नहीं पे कर पा रहे थे, डिफॉल्ट कर रहे थे, तो उसके बाद हम इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बिल के लिए में जाने के लिए एलिजिबिलिटी हो जाती थी हमारी, पर उसको सरकार ने 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया। The government of India has raised the threshold amount of default required to initiate an insolvency proceedings from ₹1 lakh to ₹1 crore and also inserted section 10A in the IBC for suspension of initiation of the corporate insolvency resolution process. CIRP जिसको बोलते हैं, corporate insolvency resolution process को सस्पेंड करने के लिए एक 10A सेक्शन आईबीसी में लाए। उसका मतलब है
कि corporate debtor for any default arising on or after March 2020 for a period of 6 months, which was further extended by 6 months in 2 tranches of 3 months each, that is up to March 24 March 2021. इसमें तब तक के लिए इन्होंने इसको कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को डेफर कर दिया, एक तरह से मान लीजिए। उन्होंने ये कहा, जो मैं समझ पाया इस बात से, कि कॉर्पोरेट अगर कोई इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल करना चाहता है तो उसको ये पीरियड के बाद ही वो कर पाएगा। उसको एक तरह से उन्होंने टाइम दिया अपने आप को संभालने का, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने का, अपने डेब्ट्स पे करने का, और जो लिमिट थी 1 लाख से उसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर जो रिपोर्ट थी जनवरी 2021 की, उसका सार मैंने आपके साथ शेयर किया। इसमें अगर आप लोगों को कुछ ऐड ऑन करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज जो थी ये मैंने आपको बताई, मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है। सर ये जो रिपोर्ट है वो क्या बैंक ने जारी किया है कि गवर्नमेंट ने जारी किया है, क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है सर। अच्छा। इसमें बैंक का कोई, स्पेशली स्टेट बैंक का कोई लेना देना नहीं है, पूरे बैंकिंग सेक्टर पर लागू होती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जनवरी 2021 इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मेरे को लगता है कि ये रिपोर्ट पुरानी हो गई है। इसके बाद मार्च की रिपोर्ट या तो आ गई होगी या आने वाली होगी, इसलिए इसके अंदर वही बात कर रहे हैं ये कि एनपीए क्या था, आगे क्या होगा, क्रेडिट ग्रोथ कितनी थी पिछले साल, अभी तक कितनी रही है, आगे क्या हो सकती है, और क्या मेजर्स आरबीआई ने लिए हैं जिसके कारण ये जो लिक्विडिटी उन्होंने इंजेक्ट करी है या क्रेडिट ग्रोथ जो आ पा रही है वो, उसके बारे में बताया। और एक ये जो आईबीसी के बारे में बताया वो। मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि जितने भी क्वेश्चंस अपने बनेंगे, खास करके जो फ्यूचर प्रोजेक्शन वाले हैं, उसका आंसर हमको कहीं पे भी मिलेगा नहीं। वो हमको ही खुद से ही तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि सारा सिनेरियो चेंज हो गया है और क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। और वहाँ अगर हम पुराने जो प्रोजेक्शन है केवल वही बोल के रुक जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरा इसमें ये कहना है ना कि जो डाटा की बात करते हैं ना बैलेंस शीट के ऊपर या एनुअल रिपोर्ट में, तो देखो एक तो एनपीए की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा एक ये रिटर्न ऑन असेट और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ना अपना, आरओए आरओई, इसके ऊपर जरूर बात करते हैं आजकल। इसको पहले आज से 4-5 साल पहले बैंक के अंदर इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, पर अब धीरे धीरे इसका फर्क पड़ने लग गया है। और जैसे उसमें क्या होता है कि आप बताते भी हैं उनसे कि भाई आपका रिटर्न ऑफ असेट इतना है, तो वो फिर वो यही पूछते हैं कि रिटर्न ऑफ असेट क्यों इतना महत्व रखता है, क्या कारण है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है, और इससे क्या फर्क पड़ता है। मतलब बैंक की वो अपने को उनको बताना पड़ता है कि बैंक की हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करने के पहले क्या क्या चीज देखता है, कोई भी इन्वेस्टर हो, ठीक है। एज अ बैंकर हम बैंक के पार्ट है तो हम लोग उतना उसको नहीं देखते, पर लॉन्ग टर्म में बड़े लोग जो है, जो इन्वेस्टर्स हाउस है या वर्ल्ड के अंदर इस बैंक की इमेज जो हेल्थ है वो किन फैक्टर उसमें आती है, उनमें से दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका स्लीपेज रेशो, एनपीए, नेट एनपीए, रिटर्न ऑन असेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये मेरे को इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस लगती है क्योंकि पहले जब हम लोग बैठते थे बोर्ड के बाहर और जो निकलते थे तब हम उनसे पूछते थे क्वेश्चन, तब ये रिटर्न ऑन असेट और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात वो लोग करनी शुरू करी थी। अब ये बात हो गई 4-5 साल लास्ट प्रमोशन से, उसके बाद से हम इतने टच में नहीं रहे और बैंक ने भी बहुत सारे चेंजेस करते रहे, कभी इंटरव्यू ले रही है कभी नहीं ले रही है। अब एक रोरवा पे भी आता है। हाँ रोरवा, रिटर्न ऑन रिस्क वेटेड असेट्स, रोरवा भी इंपॉर्टेंट हो गया ना। रोरवा भी क्या है, एक हेल्थ पैरामीटर ही है ना बैंक का, कि भाई आपका क्या वो है, रिटर्न ऑन रिस्क वेटेड असेट्स, वो इसलिए इंपॉर्टेंस उसको मिल गई। तो और ये सब लोग बैंक के अपने जो वो हैं आजकल उसके ऊपर भी डिस्कशन हो। रोरवा तो शायद एमडी पैरामीटर्स में भी होगा 101%, तो उसके हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। आरओसी भी पूछने लगे हैं आजकल, रिटर्न रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। इसको भी कहीं कहीं इधर देखा है
तो ये सब चीजें इसीलिए पूछ रहे हैं ना कि इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो गई, इसलिए इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि हम लोग जानते भी हैं कि नहीं इन पैरामीटर्स को, ये क्या है। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं पूछते वो लोग, पर वो बेसिक चीज पूछेंगे कि भाई क्या है, बैंक का क्या टारगेट है, क्यों बैंक इसके ऊपर इतना फोकस कर रहा है, जनरलाइज बात करेंगे इतनी। मतलब कोई, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा बहुत आपसे कोई डाटा का ऐसे पूछेंगे कि डाटा क्या, पर अगर आप अपने आंसर में उस परसेंटेज को बोलते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कासा की बात करी है, कासा में बोला कि भाई आपका जो है ये 43.25 था, अगला आपने क्या टारगेट रखा है और क्यों कासा इतना इंपॉर्टेंट। हम बोल सकते हैं कि सर कासा इंपॉर्टेंट है, हमको लो कॉस्ट डिपॉजिट चाहिए, हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ाना है, और सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा करंट अकाउंट का शेयर जो 6.15% है कासा में, वो हमको इम्प्रूव करना है। तो जैसे आप बोलते हैं ना कि भाई बैंक ने भी उसका टारगेट 7.1% रखा, तो जो जब ये बात बोलते हैं तो उसको लगता है कि नहीं यार ये मतलब बहुत ध्यान से इन चीजों को फॉलो करा है। कुछ नहीं, हमने सिर्फ 2 पॉइंट बोले, 6.5% और 6.15% है और 7.1% करना है, और उसको लगता है कि हाँ यार ये इसके बाद समझ रहा है इस बात को कि भाई हमारा खासा उसमें करंट अकाउंट कम है, इसलिए बैंक करंट अकाउंट फोकस दे रही है, करंट अकाउंट के ऊपर बात कर रही है बार बार। तो डाटा का पर्सनली ऐसे कोई नहीं पूछने वाला है कि डिपॉजिट कितना है, कितना कितना हो जाएगा, कितने करोड़ होना है, कितने लाख करोड़ है, ये वो सब कोई नहीं पूछते। पर वो जो चीज पूछेंगे वो इस टाइप से होगा। वो ये पूछ सकते हैं कि भाई एमएसएमई का अपन जो तिवारी जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया था कि 20 जो अपने को पहले अपने उसमें जब ऑडियो दिया था एमएसएमई का कि 20% करना है और हम नहीं कर पा रहे, 15% के आसपास अटक रहे, कम हो गया हमारा पहले से। तो वो ये पूछ सकते हैं कम क्यों हुआ, क्यों बैंक फोकस कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई हम चॉइस बैंक बनना चाहते हैं एमएसएमई के लिए। तो ये बात है, जब हम ये शब्द बोलते हैं तो मेरे को लगता है उसका इम्पैक्ट बोर्ड पे बहुत अच्छा पड़ता है। एकदम उनको लगता है कि नहीं यार ये जो वो सुनना चाह रहा है ना वो उसको सुनने दो। तो आगे एक और छोटा सा चैप्टर ले ले क्या उसको भी? हाँ सर, कंटिन्यू कर लीजिए। ये बेसिकली बैंकिंग से इतना नहीं है, पर ये अब पूरे वर्ल्ड से जुड़ गई है। वो नाम है सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अपने स्टेप्स की भी एक एस का वैल्यू है सस्टेनेबिलिटी, और सस्टेनेबिलिटी के बारे में बहुत बात हो रही है। हालांकि वो बात कितनी बार होती है, फिर वो खत्म हो जाती है, फिर वापस होती है। सस्टेनेबिलिटी के तहत बैंक ने, मुझे ध्यान है कि आज से 2 साल, 1.5-2 साल पहले घोषणा करी थी कि प्लास्टिक की बोतल पानी की हम यूज नहीं करेंगे। और एक मुहिम चली थी कोई यूज नहीं करेगा, पर अभी मैं देख रहा हूँ कि 1-2 मीटिंग के फोटो कई मैगजीनों में या मैंने देखे हैं कॉर्पोरेट सेंटर में जो हुई हैं, सब में प्लास्टिक की बोतलें रखी हुई हैं। हो सकता है कोविड-19 का इम्पैक्ट हो, इसलिए उसकी वापसी हो गई हो। तो सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंस रखती है, और इसी को देखते हुए जो अगला चैप्टर है वो है सस्टेनेबिलिटी बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल, BEVs। इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी की बात तो बहुत छोटे लेवल पे सिर्फ एक शब्द के रूप में हुई है, बाकी जो बात हुई है वो सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव के रूप में जो जो चीज़ें हम कर सकते हैं, और बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल से सस्टेनेबिलिटी का क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में, या एनवायरमेंटल को क्या फ़ायदा मिल सकता है अगर बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूसेज बढ़ता है। तो मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि हमारे पास 2 व्हीलर, कार तो अभी अभी थोड़ा आना शुरू हुई है, 2 व्हीलर बैटरी ऑपरेटेड आए, पर वो सक्सेस नहीं हो पाए अल्टीमेटली जो सक्सेस उनको मिलनी चाहिए थी। उसके कारण उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो शायद उतनी अच्छी नहीं थी, या जो कंपनियां उसमें आई वो उतनी बढ़िया कंपनियां नहीं थी जिन्होंने R&D में उतना पैसा खर्च किया हो जिसके कारण वो अच्छा चले। तो जैसा कि इस नाम से ही आपको मालूम है कि बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात कर रहे हैं इन रेफरेंस टू सस्टेनेबिलिटी। थोड़ा सा इसमें मैं इस बुक से भी पढ़ दूंगा ताकि वो आपको वही शब्द सुनने को मिले जो एक्चुअल होने चाहिए। एन इंटरनेशनल ट्रीटी कॉल्ड क्योटो प्रोटोकॉल वाज adopted on 11th December 1997.
and was effective from 16 February 2005 among 192 signatory nations to commit to reduce greenhouse gas emission and global warming. सस्टेनेबिलिटी का ये जो चैप्टर है इसमें मेन कर जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन और ग्लोबल वार्मिंग है उसके ऊपर आधारित रहा है। इसमें आगे वो बोलते हैं कि सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटर्स हैव बीन कंपेल्ड टू गिव लीडरशिप within the propagation of the ESG, environmental, social and governance principles. Governments, central banks and alternative regulators across several countries have undertaken the adoption and disclosure of ESG, environmental, social and governance principles for their financial and non-financial entities. इसके अंदर SEBI Security Exchange Board of India supported recommendation of the Uday Kotak Committee on Company Governance have additionally contributed to foster the culture of ESG investment in India. In our bank too, sustainability has been embedded in our value system. Green reward points have been introduced to promote usage of YONO and digital anytime channel to prompt customers to contribute towards greener environment. जितना हम डिजिटल पे जाएंगे, हम जितना पेपरलेस बैंकिंग करेंगे, उतना हम एनवायरमेंटल को सपोर्ट करेंगे, ग्रीनर एनवायरमेंट के करेंगे। We have mapped 8 products so far that includes 2 flagship loan products, housing and car loan. हाउसिंग में भी एक वेरिएंट है हमारा ग्रीन हाउसिंग लोन या हाउसिंग लोन में ग्रीन का कुछ वो देते हैं, ऐसे ही कार लोन का भी है। हमने भी एक कार करी है इस साल में उसके अंदर। तो ये है बैंक एनवायरमेंटल एंड सोशल गोल्स एंड टारगेट्स आर बीइंग मॉनिटर्ड बाय कॉर्पोरेट सेंटर सस्टेनेबिलिटी कमेटी। कॉर्पोरेट सेंटर में एक सस्टेनेबिलिटी कमेटी भी है जिसको कहते हैं CCSC। द बैंक एनविसेज टू अचीव कार्बन न्यूट्रल स्टेटस बाय द ईयर 2030। हम कार्बन न्यूट्रल का स्टेटस पाना चाहते हैं 2030 तक, कीपिंग इन लाइन विद आवर कंट्रीज प्लेस टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी। सम आर द इनिशिएटिव्स जो बैंक द्वारा लिए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन, अ सस्टेनेबिलिटी वेबसाइट हैज बीन लॉन्च फॉर बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस एंड शोकेस आवर बैंक्स सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। SBI ग्रीन मैराथन, आप सभी को मालूम है हर सर्कल में एक SBI ग्रीन मैराथन हुई थी लास्ट ईयर। इनिशिएटिव ऑफ रिमोट मॉनिटरिंग बेस्ड सोलर पावर सिस्टम एट रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस इंस्टेड ऑफ जनरेटर सेट। To scale up its captive RE power capacity at branch, solar rooftop projects at its premises throughout the country with energy efficient lighting and air conditioning, motion activated lighting and solar ATMs। अपने LHO के लगभग सारे जगह पे मोशन एक्टिव लाइटिंग सिस्टम है। अपने LHO में टॉप पे जो है आपका सोलर पावर की रूफ है। जहाँ तक इंदौर में AO है उसकी बिल्डिंग पे भी सोलर पावर की रूफ बना दी गई है। हालांकि इंदौर में अभी 3 साल हो गए वो चालू नहीं हो पाई है। और जितने स्टेट बैंक के खुद के प्रीमाइसेस हैं, जैसे मेरी ब्रांच भी स्टेट बैंक का अपना खुद का प्रीमाइसेस है, तो उसमें भी उन्होंने उसके ऑर्डर दे दिए हैं LHO ने सोलर पावर रूफ वहाँ पे लगाने के। तो बैंक इसमें बहुत तेजी से काम कर रही है। तो मेरे को इससे मालूम पड़ा कि मेरे यहाँ हुआ तो उसके पास और भी जितने हमारे खुद के प्रीमाइसेस थे जहाँ पर रूफ लग सकती थी वो सब को बैंक ने ऑर्डर दे दिया ऑलरेडी। ब्रांच सर्वर कंसोलिडेशन, जो हम ब्रांच BSC ब्रांच सर्वर कंसोलिडेशन किया है और सारे जो हमारे मैनुअल सर्वर है उससे हम सब क्लाउड पे चलेगा, ये भी इसी के तहत एक इनिशिएटिव काउंट होता है सस्टेनेबिलिटी के लिए, ग्रीन हाउस के लिए। 7 of our own premises have been rated as platinum, gold, silver, green premises project by Indian Green Building Council। हमारे 7 premises को उन्होंने अलग अलग श्रेणी में प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर में दिया है। इसने दिया है ग्रीन प्रीमाइसेस प्रोजेक्ट्स बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। जो इंडिया की ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है उसने हमारे 7 प्रीमाइसेस को भी अप्रिशिएट किया है, रिकॉग्नाइज किया है। Green reward points that can be redeemed for credit to SBI Green Fund, whose proceeds will be utilized for sustainable activities। एक ग्रीन रिवार्ड पॉइंट के रूप में इन्होंने बैंक ने एक इनिशिएटिव किया है। तो जो भी चीजें ये दे रहे हैं इसके थ्रू, उसमें वो पॉइंट सिस्टम उन्होंने कुछ किया है। यहाँ पे इसके बारे में क्लियरिटी नहीं दी,
क्या पॉइंट दिया है इन्होंने, पर वो पॉइंट वो कर दिए हैं, जो कुछ पॉइंट्स उन्होंने करा है उस पॉइंट के हिसाब से वो कुछ अमाउंट एसबीआई ग्रीन फंड को के यूज के लिए अलॉट करती है। इशूड एग्रीगेटेड ग्रीन बॉन्ड्स ऑफ यूएस 800 मिलियन, बैंक ने $800 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए हैं। ऑनलाइन ट्यूटोरियल अस्तित्व, ये अस्तित्व एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल है फॉर एम्प्लॉयज ऑन बेसिक सस्टेनेबिलिटी इश्यूज पर्टेनिंग टू बैंक है। और मेरे को ऐसे याद आ रहा है कि अस्तित्व नाम की एक मैगजीन भी आती है हमको पर्सनल ईमेल आईडी पे, जिसमें सस्टेनेबिलिटी की बात होती है और शायद डीएमडी सीडीओ उसके वो रहते हैं, और उसमें अक्रॉस द सर्कल्स जो स्टाफ कुछ भी अपना इनिशिएटिव उन्होंने करा है वो भेजते हैं, तो वो उसमें प्रिंट होता है। 4-5 पेज की वो बुक है। और मैंने उसमें अभी लेटेस्ट बुक जब पढ़ी थी तो मैं पूरी तो नहीं पढ़ी, पर उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआईडी माणिक बाग इंदौर में जो क्या नाम है उनका, सरदार जी साहब का, उनका भी उसमें एक वो था कि उन्होंने कैसे घर के सब्जी वगैरह या बचे हुए छिलकों से मैनुअर बनाया और वो लोगों को उन्होंने बताया उसके बारे में। तो उस टाइप से उन्होंने एक अपना छोटा सा एक आर्टिकल दिया था, वो भी उसमें मेरे को पढ़ने में आया था भाटिया जी के द्वारा। तो बैंक इस लेवल पे काम कर रही है। इसी तहत इसके अंदर अ बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल BEV solely used energy stored in rechargeable battery packs with no secondary supply of propulsion, example chemical element, electric cell, combustion engine। कुल मिला के टोटली इलेक्ट्रिकल बैटरी पे जो गाड़ियां चलती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसमें कुछ में प्रोपल्शन के लिए स्टार्ट करने के लिए यूज करते थे पहले डीजल या पेट्रोल, पर ये BEVs जो है ना ये टोटल उसी पे चलती है, रिचार्जेबल बैटरी पैक्स पे चलती है विथ नो सेकेंडरी सप्लाई ऑफ प्रोपल्शन, एग्जांपल केमिकल एलिमेंट, इलेक्ट्रिक सेल, कंबस्टन इंजन एक्सेट्रा। BEVs used electrical motor and motor controllers rather than internal combustion engine for propulsion। इंटरनल कंबस्टन इंजन की जगह ये लोग इलेक्ट्रिक मोटर और मोटर कंट्रोलर्स यूज करते हैं गाड़ी को चलाने के लिए। They drive all power from battery packs and therefore do not have any combustion engine or fuel tank। BEVs include scooters, motorcycle, rail cars, buses, trucks, cars, watercraft, forklifts, etc। ये सब कुछ चीजें बताई हैं जिसमें BEVs यूज हो रही हैं। BEVs हैं जिसमें एक तो स्कूटर है, स्कूटर देखे हमने, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है स्कूटर, मोटरसाइकिल्स हैं, रेल कार्स हैं, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, कार्स, वाटरक्राफ्ट है और फोर्कलिफ्ट्स है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में जहाँ तक बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर ग्रीनर देन कन्वेंशनल वंस। ऑन एवरेज इलेक्ट्रिक कार सेव 50 to 60% of CO2 emissions compared to diesel and gasoline fueled engines, and the decarbonization process is constantly reducing the greenhouse gas emission due to the use of electric vehicles। बहुत इफेक्टिव है। आप देखिए इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो 50 to 60% ऑफ CO2 इमिशन को कंट्रोल करती है, ठीक है, ऑन एवरेज इलेक्ट्रिक कार्स। और इसके कारण ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं। अब इसके अंदर 2-3 चीजें वो बोल रहे हैं, अलग अलग टाइप्स की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं। एक तो BEV, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसके बारे में BEVs के बारे में बोलते हैं ये कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर ऑफ्टन रेफर्ड एज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स विद ओनली रिचार्जेबल बैटरीज एंड विदाउट एनी गैसोलीन इंजन। तो BEVs वो हो गई जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल बैटरीज होती है, रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं विदाउट एनी गैसोलीन इंजन, यानी गैस भी नहीं होती है उसमें और या पेट्रोल वगैरह का कोई रोल नहीं होता। दूसरा वो बोलता है PHEV, इसको कहते हैं प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। P फॉर प्लग इन, H फॉर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। वो था बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक ये PH मतलब प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन रिचार्ज द बैटरी through both regenerative braking and plug up into an outside source of electrical power, while standard hybrids can go about 1 to 2 kilometers before the gasoline engines turn on। हाइब्रिड में जैसे नाम से क्लियर है कि इसमें इलेक्ट्रिक के साथ साथ गैसोलीन भी यूज होती है। ये स्टार्ट होने के बाद 1 से 2 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिक की मदद से जाते हैं, उसके बाद गैसोलीन इंजन टर्न होता है
और ये भी चूंकि इंजन स्टार्ट करने में जो सबसे ज़्यादा एमिशन होता है वो बचाती है, इसलिए इसका भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस है। PHEV models can go anywhere from 10 to 40 kilometers before their gasoline engine supplement. इसमें कुछ अच्छे अगर आप देखेंगे तो 10 से 40 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं जब तक उनका गैसोलीन इंजन सप्लीमेंट करेगा। एक और इसके अंदर बोल रहा है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये प्लग इन वाले थे जो आपने देखा होगा, उसके ऊपर जैसे बसेस भी आ गई हैं इस टाइप की, इंदौर में चल रही हैं, तो उसके ऊपर पेट्रोल की जगह पे एक प्लग का बड़ा सारा निशान बना रहता है। ये वो प्लग इन हाइब्रिड वाले व्हीकल्स हैं। इसके बाद जो तीसरे बचे हैं वो है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर पावर्ड बाय बोथ गैसोलीन एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो दोनों से चलते हैं। द एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम द ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल टू रिचार्ज द बैटरी, what is otherwise also known as regenerative braking, wherein the electric motor slows down the vehicle and uses some of the energy converted from the heat generated by the brakes. Electric motor is used to start off hybrid electric vehicles. Thereafter, the gasoline engine is activated as either the load or the speed increases. Both the motors are controlled by a computer chip that ensures the best possible fuel economy in the given driving condition. इसका थोड़ा सा कंक्लूजन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC पॉइंटेड आउट दैट of the many harmful gas including carbon oxide and carbon dioxide being released into the atmosphere, 14% are being released by transportation vehicles, as cars make up 72% of the CO2 emission in this sector, followed by aeroplane with 10%. The market of electric cars have been growing and seems to be a good solution to fight climate change. BEVs globally has crossed 7.5 million units. जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें 7.5 मिलियन यूनिट्स अभी तक बाजार में बिक चुकी हैं। इन ए लेटेस्ट रिसर्च, टेस्ला एडिंग ग्राफेन टू द कैथोड मटेरियल ऑफ लिथियम आयन बैटरीज विल इंप्रूव द परफॉर्मेंस। इसमें जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स है इसमें जो बैटरी यूज होती है वो लिथियम आयन बैटरी है। अभी टेस्ला ने एक सर्च करी है, उसके अंदर वो उनका कहना है कि अगर वो कैथोड का मटेरियल एडिंग ग्रेफाइन, कैथोड के मटेरियल में ग्रेफाइन यूज करते हैं तो वो और परफॉर्मेंस को सुधार करती है। और टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की उसमें आती है, और इंडिया में भी ऐसा सुन रहे हैं कि टेस्ला ने अपनी चालू कर दी है, तो हमें बहुत जल्दी टेस्ला के व्हीकल्स दिखेंगे, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स दिखेंगे। कंक्लूड करता हूँ, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर टू बी ऑप्टेड फॉर डीकार्बनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स। दे शुड बी द प्रिफर्ड चॉइस इन जनरल टू एंश्योर जीरो इमिशन, thus reduction in greenhouse gases. Although availability of infrastructure like the charging network and the technical support for BEVs is a major challenge in most part of India. सक्सेस नहीं होने के पीछे जो कारण वो यही है कि हमारे पास चार्जिंग नेटवर्क नहीं है इसका और टेक्निकल सपोर्ट हमें नहीं मिलता, इसलिए लोग बाग इसको लेने में प्रिफर नहीं करते हैं। Yet BEVs will play an important role in cutting our country's carbon footprint by 30 to 35%. फ्यूचर में आगे चल के बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल का जमाना आएगा, ये बात हर एनालिस्ट बोल रहा है। और पर पिछले कुछ सालों में अभी तक कोई ढंग के ऐसे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल सक्सेसफुली वाले नहीं आए। हाँ, हाइब्रिड व्हीकल्स कुछ ऐसे हैं जो अच्छे चल रहे हैं, जो अभी ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बसेस भी आई हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। और वही आगे का जो रोड मैप है वो इन्हीं का है, और इसी के कारण, क्योंकि ये सस्टेनेबिलिटी की बात है और अल्टीमेटली ये करना पड़ेगा सर्वाइवल के, तो ये सस्टेनेबिलिटी, बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जो जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर करी। इस पर और भी कुछ आप ऐड करना चाहें तो वेलकम। ये बैंक में जो इसमें कोई स्पेसिफिक स्कीम है क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जिसमें कुछ ऐसा रहता हो कि नॉर्मल जो रहता है वही है? इसमें क्या होता है कि जो मेरे को जितनी नॉलेज है, ज़्यादा तो नहीं है, जैसे कुछ प्रोजेक्ट हमारे ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट के रूप में सैंक्शन है ना,
इंदौर में एक प्रोजेक्ट था आपका, उधर वो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट के नाम पे सैंक्शन था, और उसमें जो हमने लोन करे थे तो उसमें प्रोसेसिंग फीस में भी कंसेशन था उस समय, और उसके अंदर आपको इंटरेस्ट रेट में भी 25 बेसिस पॉइंट का कंसेशन था। ऐसी कार लोन में भी एक ग्रीन हाउस का वो है, मतलब बैटरी ऑपरेटेड कार खरीदते हैं तो उसका भी एक अलग से प्रोडक्ट कोड है, और उसमें भी 0.25 बेसिस पॉइंट का आपको कंसेशन है इंटरेस्ट रेट में। कार लोन के सर्कुलर्स में नॉर्मली अब लिखा आने लगा है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, और उसका मतलब 100% फाइनेंस कर रही है बैंक। इलेक्ट्रिक व्हीकल 100% फाइनेंस होगा। 100% फाइनेंस नॉर्मली जो अभी हो ही रहा है, और अदर व्हीकल्स में भी 100% कर रहे हैं ऑन रोड प्राइस का, एक्स शोरूम प्राइस का, सॉरी एक्स शोरूम प्राइस का। तो ये तो फिर इंटरव्यू का क्वेश्चन हो गया कि ये ऐसा क्यों किया गया है। 100% फाइनेंस जनरली मार्जिन तो कुछ रखते ही है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? ये 100% ये वो है, इंसेंटिव दे रहे हैं उसको, प्रोत्साहन देने के लिए है। दूसरी बैंक भी ये कर रही होगी शायद ना 100%। 100%। कुछ समझ भी आया क्या जो मैंने बोला इसमें सब? नहीं, समझ में आया सर। बैंक की तरफ से भी ये कंट्रीब्यूशन है एक तरह से कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। एक्चुअली ये मैंडेटरी पॉइंट्स हैं सारे सस्टेनेबिलिटी के लिए, जो सबको करने पड़ेंगे। अल्टीमेटली आपको आपका इंस्टीट्यूशन को सस्टेनेबिलिटी या कार्बन प्रिंट्स में आपने क्या इनिशिएटिव लिए हैं ये आपको दिखाना पड़ेगा। और मैंने आपको जो एनुअल रिपोर्ट की बात करी ना, ये सब चीजें जो है आपके वर्ल्ड के इन्वेस्टरों को के लिए मैंडेटरी हो गई हैं आज की तारीख में। आपको ये जब तक आपके ये सब चीजें आप नहीं बताएंगे, बिजनेस अपनी जगह है, बिजनेस करना एक अलग चीज है, बिजनेस की एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, ये जो पूरे विश्व के मुद्दे हैं, कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस, ये सब के अंदर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक वो आपका जो वो है ISO नहीं हो कहलाएगा, जो उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में वो मापदंडों पे फिट नहीं बैठ पाएगा। और अगर वो नहीं बैठता है तो आपकी रेटिंग सही नहीं होगी, फॉरेन एजेंसियां रेटिंग कर रही हैं वो आपको रेट नहीं करेंगे, ये सब पैरामीटर्स है उस रेटिंग एजेंसी के भी। तो ये असेंशियल है आज की तारीख। अभी सर एक सर्कुलर मैंने और पढ़ा, LLMS में जो प्रपोजल्स पहले फिजिकल फॉर्म में पुटअप होते थे, अब वो पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। कोई फिजिकल पेपर भेजने की ज़रूरत नहीं है, पूरा LLMS में प्रपोजल जो बनेगा वो डिजिटल फॉर्म में सैंक्शनिंग कमेटी के सामने जाएगा, और सैंक्शनिंग कमेटी का रेजोल्यूशन भी डिजिटल फॉर्म में ही वापस आएगा। मतलब कम से कम एक प्रपोजल प्रिंट होता था तो 150 से 200 पन्ने उसके प्रिंट में निकलते थे, वो सब बैंक ने बंद कर दिया अभी। अच्छा, एक चीज और बताइए ना, आप अभी आपने देखा होगा, जो ब्रांच से रिलेटेड मैटर नहीं है ये, जब हम LHO वगैरह में हैं तो LHO में जितने नोट पुट अप होते थे वो सब क्या होता था, पहले हम डेस्क ऑफिसर नोट बनाते थे, फिर हमारे कंट्रोलर्स उसको देखते थे, फिर वो AGM HR के पास जाता था, फिर CDO के पास जाता, फिर GM के पास, फिर CGM के पास। अभी आप देख रहे हो तो एक नया सिस्टम आ गया, उसको कहते हैं इजी अप्रूवल नोट। अभी कितनी बार देखते हैं ना तो इजी अप्रूवल नोट है, उसमें साइन वाइन नहीं होते, ऐसे आड़े उसमें लिखा था इजी अप्रूव नोट, और फर्स्ट पेज पे जिसने अप्रूव किया, कब कब अप्रूव किया, उसमें रिकमेंड किया है, किसने अप्रूव किया, वो सब नाम लिखे रहते हैं डेजिग्नेशन वाइज। तो अब ये नया सिस्टम आ गया, वो इसीलिए सब ये सब इसी के इनिशिएटिव है कि पेपर नहीं है, और उसकी लाइफ हमेशा रहेगी, वो हमेशा मिलता रहेगा। और अभी मैं सुन रहा था शायद 15-20 दिन पहले कि हमारे RACPC और SMECC में जितने डॉक्यूमेंट है उनका सबका डिजिटलाइजेशन होना है 6-7-8 महीने के अंदर। जितने हमारे पास डॉक्यूमेंट्स रखे हैं वो सारे डिजिटलाइज हो जाएंगे। अब वो मालूम नहीं है, सुनने में तो बहुत समय पहले भी आया था पर अभी तक वो पेंडिंग चल रहा है। पर ये सब कर रही है बैंक। उसके 2-3 कारण है। एक तो उसको रखना आसान हो जाएगा, बार बार फाइलें देखने की जरूरत नहीं है, एट ए ग्लांस देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। और सेकेंडरी यही है, कार्बन जो इमिशन हमको रोकना है, ग्रीन हाउस को प्रोटेक्ट करना है, अपने ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सब हो सकते हैं।
ये डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन तो चालू हो गया, इसके लिए तो रोज सर्कुलर आ रहा है। आरएससीपीसी और उनको वेंडर्स को बुलवाना है, मशीन से सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करवाना है, अलॉट करना लिया कि हम रफिया पे कम से कम फोकस तो करने, कम से कम एक एरिया ऐसा रहेगा जो मजबूत हो जाएगा। हालांकि इसमें रफिया में बहुत बड़ा एरिया है, पर मैंने कुछ 2018, 19 और 20 में जो चेंजेस हुए, काफी बड़े चेंजेस हुए हैं, उनको मैंने ज्यादा उस पर फोकस किया है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। रफिया जो है इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1 अप्रैल 2003 में हुआ था, स्पेसिफिक फ्रॉम 1 अप्रैल 2003, और ये बेस्ड ऑन डायरेक्टिव्स ऑफ रिस्क बेस्ड सुपरविजन, जिसमें हम लोग बासेल आइसल के बात करते हैं, उसी से लिंक है ये रिस्क बेस्ड सुपरविजन, और आरबीआई डायरेक्टिव्स के बेसिस पे ये चेंजेस हुए थे। अब अपन बात करें कि ये रोल आउट हुआ था 4 अप्रैल 2019 में, क्या क्या इसमें जो चेंजेस हुए थे वो हम उसकी बात कर लेते हैं। काफी मेजर चेंजेस थे इसमें। सबसे बड़ा जो चेंज हुआ था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस व्हाइल यूजिंग द एनालिटिकल बेस्ड आउटलियर मॉड्यूल। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो भी ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करते हैं वो ये आउटलियर मॉड्यूल के बेस पे करते हैं, है ना। 4 प्रकार के आउटलियर मॉड्यूल बनाए थे अपन, उसकी आगे चर्चा करें। चार हैं वो, राडार में उसका है, मैं बता ही देता हूँ। एक तो नॉर्मल है, एक्सेप्टेबल है, मॉडरेट है और आउटलियर है। तो जो ब्रांचेस आउटलियर में आ जाती हैं, जनरली हमने देखा है कि वो ऑडिट के लिए ड्यू हो जाती है। उसमें फिर वो 9 महीने और 21 महीने का जो कॉन्सेप्ट है उसको वो लागू नहीं होता। सीधे आउटलियर में आई तो ये मान के चलिए वहां से ऊपर से फोन आना शुरू हो जाते हैं कि आपकी ब्रांच आउटलियर में आ गई है, अब आप स्टार्ट अपनी तैयारी शुरू कर दें ऑडिट की, है ना। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक तो ये हो गया कि जो चेंजेस हुए थे वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस व्हाइल यूजिंग द एनालिटिकल बेस्ड आउटलियर मॉड्यूल। इसके अलावा करंट प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस फॉर ऑडिट इज बेस्ड ऑन रिवाइज्ड प्रोसेस कॉल्ड राडार। ये काफी इंपॉर्टेंट है। राडार का जो अगर अपन एक्सटेंड करेंगे तो रिमोट एप्लीकेशन फॉर डायनेमिक असेसमेंट ऑफ रिस्क। अभी हम लोग अपनी ब्रांचेस में राडार हर महीने अपने को उस पर रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है। जो भी उसमें राडार में जो भी इरेगुलरिटीज आती है उनको टाइमली मंथली कर देते हैं ताकि उसके अपने मार्क्स इम्प्रूव हो जाए। और वो राडार के जो मार्क्स रहते हैं वो 18 मंथ के एवरेज करने के बाद उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे हमारे रफिया में आ जाता है ना। रफिया को ऑन साइट ऑडिट बोलते हैं और जो राडार है वो ऑफ साइट ऑडिट का पार्ट है वो, है ना। पहले जो राडार था उसको आर्बोसा बोलते थे, रिस्क बेस्ड ऑफ साइट ऑडिट। अब उसका नाम चेंज करके राडार कर दिया है ना, रिमोट एप्लीकेशन फॉर डायनेमिक असेसमेंट ऑफ रिस्क। तो मैंने जैसे बताया कि राडार एक ऑफ साइट सिस्टम है और इसका जो डेटा का सोर्स है वो है सीबीएस से हम डेटा लेते हैं, एलओएस से लेते हैं, एलएलएमएस से रहते हैं, और जीआईटीसी बहुत सारे और भी रिसोर्सेज से आजकल डेटा लेने लगा है। तो काफी आजकल उसमें जो रेगुलेटरीज आ रही हैं वो काफी थोड़ी बढ़ने भी लगी हैं अभी, अलग अलग सोर्सेज से। देखिए अभी हमारे यहाँ एक चीज देखा था कि अभी जो अपने 10,000 का पीएम स्वनिधि का लोन था उसमें हम लोगों ने वो नहीं डाला था, उसमें अपना मैं नाम एकदम मिस कर रहा हूँ, सीजी पैन नहीं डाला था। उसकी पूरी रेगुलेटरीज आ गई और उसकी जो मार्क्स था वो 71% हो गया था हमारा। जो कहाँ हम लोग 86 और 90 के बीच में थे, तो उससे सीधे उठ के एक ही रेगुलेटरी की वजह से हमारा मार्क्स जो है राडार में 71% आ गया था। और उसका तो सीबीएस में भी 5 नंबर हमारे कट गए थे सीधे। तो ये आजकल बहुत ज्यादा चीजें उसमें निकल के राडार में आ रही हैं। और आजकल राडार में देख रहे हैं कि कुछ स्कोरिंग पैरामीटर्स हैं जो कि जो आउटलियर ब्रांच को आइडेंटिफाई करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा डिटेल में तो नहीं, शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे सीआरएम में कुछ जो रहता है, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट में गैप इन कंट्रोल,
exposure rate stress, quick mortality exposure, growth in advance, increase in NPA। ये 5 पैरामीटर है जो CRM में ब्रांच जो आउटलियर को मतलब ब्रांच आइडेंटिफाई करने के लिए आउटलियर ब्रांच के लिए आती हैं। आउटलियर ब्रांच मतलब जो 450 मार्क्स से ऊपर हो जाते हैं, जिसमें रिस्क में 450 से 450 मार्क्स के ऊपर जाती है, वो आउटलियर ब्रांच कहलाती है। अभी मैं उसको डिटेल में और भी जाएंगे। और ORM के लिए है ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, है ना। ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट में कौन क्या क्या है? गैप इन कंट्रोल, इंक्रीज इन कंट्रोलेबल ओवरहेड्स, रिकंसिलिएशन ऑफ ऑफिस अकाउंट्स, स्पट इन नॉन इंटरेस्ट इनकम। यदि एकदम नॉन इंटरेस्ट इनकम में एकदम से उछाल आ जाए तो भी वो आउटलियर में आ जाती हैं। और मूवमेंट इन ऑडिट रेटिंग, मूवमेंट इन ऑडिट रेटिंग और फ्रॉड। ये इसमें 3 और 3 6 पैरामीटर हैं ORM में, 5 पैरामीटर हैं CRM में। मैं चाहे तो एक बार रिपीट कर देता हूं कि आउटलियर में जो मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं वो उसके पीछे 5 पैरामीटर हैं CRM में और 6 ORM में है। कौन कौन से हैं CRM में? गैप इन कंट्रोल, एक्सपोजर रेट स्ट्रेस, क्विक मोर्टिलिटी एक्सपोजर, ग्रोथ इन एडवांस और इंक्रीज इन NPA। और ORM में है गैप इन कंट्रोल, इंक्रीज इन कंट्रोलेबल ओवरहेड्स, रिकंसिलिएशन ऑफ ऑफिस अकाउंट्स, स्पट इन नॉन इंटरेस्ट इनकम, मूवमेंट इन ऑडिट रेटिंग और फ्रॉड। इतने चीजों की वजह से हमारी जो ब्रांच है आउटलियर में उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं। मतलब आउटलियर में ये होना चाहिए कि कम मार्क्स रहना चाहिए, ज्यादा मार्क्स नहीं हो जाए। जितने मार्क्स बढ़ेंगे आप आउटलियर में ऊपर चले जाते हैं। मैं उसको डिटेल में आ जाते हैं कि आउटलियर जो रहती है हमारी 0 से 250 मार्क्स वाली ब्रांच नॉर्मल ब्रांच कहलाती है। आउटलियर स्टेटस रहता है उसमें 0 से 250 जो ब्रांच रहती है वो नॉर्मल ब्रांच रहती है। आप देखा होगा कभी आउटलियर मॉड्यूल को खोल के देखेंगे तो उसमें कलर रहता है। मेरे ख्याल से इसमें कलर अलग अलग रहते हैं। तो 0 से 250 मार्क्स वाली ब्रांच रहती है नॉर्मल ब्रांच। 250 से 400 मार्क्स वाली जो ब्रांच रहती है वो एक्सेप्टेबल ब्रांच रहती है। 400 से 450 के बीच में जो ब्रांच रहती है वो मॉडरेट ब्रांच रहती है। और 450 से एबव जो ब्रांचेस रहेंगी, जो भी मार्क्स उसमें ज्यादा रहेंगे, वो आउटलियर मॉड्यूल में आ जाती हैं। तो आउटलियर और मॉडरेट ब्रांच हमेशा मतलब उस पर रहती है, हिट में रहती है कि कभी भी उनमें ऑडिट की संभावना बन जाती है। अब प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ब्रांच फॉर ऑडिट, कैसे आइडेंटिफाई होती है ब्रांच, अपन उसको देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आउटलियर ब्रांचेस विल बी डन बाय IAD। अच्छा, IAD में भी कौन करता है? IAD डिपार्टमेंट जो है अपना इंस्पेक्शन और ऑडिट डिपार्टमेंट में 2 GM रहते हैं, GM1 और GM1 एंड GM2 DMD के अंडर में रहते हैं, है ना। DMD के अंडर में 2, तो ये लोग इनको राइट रहते हैं कि आइडेंटिफाई करें आउटलियर मॉड्यूल के बेसिस में। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ आउटलियर ब्रांचेस विल बी डन बाय IAD। ये कैसे इसका क्राइटेरिया है ये मैं बता रहा हूं कि डेट ऑफ नेक्स्ट ऑडिट विल नॉट बी मोर देन 21 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रीवियस ऑडिट। मतलब एक ब्रांच 21 मंथ के बाद ही ड्यू होती है। दूसरा, डेट ऑफ नेक्स्ट ऑडिट विल नॉट बी लेस देन 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ प्रीवियस। मतलब मिनिमम 9 मंथ में और मैक्सिमम 21 मंथ का जो ऑडिट का ड्यूरेशन होना जरूरी है। और ये मिनिमम कभी पूछ सकते हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट फॉर जो ऑडिट है वो 9 मंथ का वो कैसे डिसाइड होता है या किस रिकमेंडेशन के बेसिस पे इसको किया गया है। तो ये थी बसंत सेठ कमेटी, इनकी रिकमेंडेशन थी। और ये एक्सट्रीमली हाई रिस्क या हाई रिस्क ब्रांच जो आजकल जो उसमें GITC देता है ना हमारे एनालिटिकल डिपार्टमेंट में, या फ्रॉड प्रोन ब्रांचेस, उसके बेसिस पे डिसाइड होती है ये कि हाई रिस्क ब्रांच है या एक्सट्रीमली हाई रिस्क ब्रांच है। तो वो जो ब्रांचेस हैं वो 9 मंथ में ड्यू हो जाती हैं। और इसके अलावा और भी 1-2 चीजें और भी हैं उसमें कि 9 मंथ में कुछ ब्रांचेस में ऑडिट आ जाता है या 9 मंथ के भीतर आ जाता है। तो उसका रीजन है वो ट्रिगर, उसको कहते हैं ट्रिगर बेस्ड ऑडिट। तो मैं एक बार और रिपीट करूंगा कि CGM-I inspection audit 1/CGM inspection audit 2 will be the appropriate authority to approve prioritization of audit based on the output of the outlier identification। मतलब ये 2 डिसाइड करते हैं वहां बैठ के कि
कौन सी ब्रांच आउटलियर मॉड्यूल में आ गई है और इसका ऑडिट होना चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज थी कि ट्रिगर बेस्ड ऑडिट बेस्ड रफिया, ये अभी काफी अभी बीच में इसका भी चेंजेस हुए थे और ये जनरली मेरे से 2-3 लोगों ने मेरे से ही पूछ लिया कि इसको भी तैयार करके जाना, इंटरव्यू में हो सकता है ये एक क्वेश्चन बने, तो अपन उसको भी देख लेते हैं कि ट्रिगर बेस्ड ऑडिट क्या होता है। तो जो डोमेस्टिक ब्रांच इन R&DB वर्टिकल विच आर कैटेगराइज्ड एज नॉर्मल एंड एक्सेप्टेबल in the outlier module of the radar will only be eligible for trigger based audit with RAFIA outside audit rating subject to following condition। कौन कौन सी कंडीशन में? कभी क्या होता है, अगर ये नॉर्मल और एक्सेप्टेबल इस आउटलियर मॉड्यूल में अगर कुछ ब्रांचेस हैं तो उनमें ऑडिट आगे बढ़ते चल जाता है। हमने देखा है ना, बहुत सुना भी है कि कई बार ऐसा हुआ है कि उनका ऑडिट 18 महीने के बाद भी नहीं आता। तो उसका कारण क्या है, या आगे बढ़ जाता है, उसका कारण क्या है? उसके कारण रहता है कि अगर वो ट्रिगर बेस्ड ऑडिट सिस्टम में आ गई हैं और उनका जो एनपीए है वो बिलो 2% है, उसमें क्विक मोर्टेलिटी ऑफ द लोन ऑफ द लोएस्ट बकेट ऑफ द आउटलियर मॉड्यूल, यदि उनका जो क्विक मोर्टेलिटी है का जो परसेंटेज है वो आउटलियर मॉड्यूल के लोएस्ट बकेट में आ रहा है, उसका कुछ क्राइटेरिया हमारे यहाँ देते रहते हैं, ब्रांच में भी बताते रहते हैं कि आपका अगर अभी शायद क्विक मोर्टेलिटी का परसेंटेज या क्विक मोर्टेलिटी नहीं होना चाहिए, अभी तो फिलहाल यही सर्कुलर है शायद कि किसी ब्रांच में अगर क्विक मोर्टेलिटी नहीं है या उसका परसेंटेज 0.5% से कम है तो वो भी ब्रांचेस ऑडिट में नहीं आती हैं। इसके अलावा ब्रांच शुड नॉट आइडेंटिफाई एज आउटलियर या मतलब मॉडरेट या आउटलियर मॉड्यूल में नहीं होना चाहिए, तो वो ब्रांच भी दोनों में, सीआरएम और ओआरएम में, दोनों चीजों में नहीं होनी चाहिए। और ब्रांच शुड नॉट हैव बीन रेटेड ऑन क्रिटिकल रिस्क, हाई रिस्क एज पर द फ्रॉड प्रेडिक्टिव मॉडल ऑफ एनालिटिकल डिपार्टमेंट जीआईटीसी। इसके अलावा ब्रांच शुड नॉट हैव बीन रेटेड सी और डी आइदर इन सीआरएम और ओआरएम इन द प्रीवियस ऑन-साइट रफिया ऑडिट। इसके अलावा ब्रांच शुड नॉट हैव बीन पेनलाइज्ड फॉर सबमिशन ऑफ फॉल्स कंप्लायंस इन द प्रीवियस ऑडिट। तो मैं चाह रहा था कि इतना जितना अभी अपने देखे हैं, अभी तो काफी है इसमें, इस चीज में अगर कहीं कोई चीज का डाउट हो या किसी चीज का तो अपन अभी डिस्कस कर ले, क्योंकि रफिया ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि अपन उसको पढ़ के कर दे, उसको समझते हुए चलते हैं इस जितना अपन ने देखे हैं। शुक्ला जी, इसमें बेसिक चीजें ये बताइए कि पुराने आरएफआईए में रडार बेस्ड आरएफआईए में बेसिक अंतर क्या हुआ? बेसिक अंतर सभी तो को मालूम है, लेकिन एक बार रिकॉल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये जो मॉडल है 9 से 21 महीने में बसंत एसेट कमेटी के रिकमेंडेशन के थ्रू आया है और ट्रिगर्ड बेस्ड ऑडिट होता है। तो आरएनडीबी की नॉर्मल और एक्सेप्टेबल कैटेगरी में जो ब्रांचेस है वो इसमें आगे बढ़ती जाती है, एनपीए लेवल 2% से नीचे होता है, या क्विक मोर्टेलिटी जिस ब्रांच में आइडेंटिफाई नहीं हुई है, लोएस्ट बकेट में जिसको रखा गया है ब्रांच, ये सब ब्रांचेस ट्रिगर बेस्ड ऑडिट में आती है, जिसकी वजह से उसका ऑडिट आगे खिसकता जाता है। ठीक है, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट आपने ये बताई, ओआरएम में 6 पैरामीटर है और सीआरएम में 5 पैरामीटर है, इसकी वजह से ये यहाँ पर ये रिस्क कैटेगरी डिसाइड होती है। बेसिक अंतर पुराने आरएफआईए में और नए आरएफआईए में क्या है, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर ले। हाँ, मैं इसमें मैंने देखा था, इसको बहुत ज्यादा तो नहीं है। एक चीज इसमें था कि रफिया में पहले क्या था, 3 लेयर फॉर्मेट थे, है ना। पहले का जो रफिया था उसमें 3 लेयर का फॉर्मेट था, अभी 2 लेयर का कर दिया है। जो ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट है, इसमें ब्रांचेस जो है 1, 2, 3 ग्रुप की ब्रांचेस हो गई हैं, है ना। और 1, 2, 3 की ब्रांचेस में भी बीपीआर एंटिटीज और नॉन बीपीआर एंटिटीज के हिसाब से भी डिसाइड कर दिया गया है, ठीक है। और दूसरा जो एसडीआरएम था, एसडीआरएम में भी चेंजेस कर दिया है। अब क्या है, वो आप पहले एसडीआरएम में आपने देखा होगा, पुराना जिन लोगों ने ऑडिट कराया है तो वो लो, हाई, मीडियम रिस्क के हिसाब से रहता था। अभी उसको क्या है, कलर के हिसाब से उन्होंने डिसाइड कर चेंज कर दिया उसमें।
मैं इसमें एक चीज कवर कर सकते हैं कि लास्ट टाइम जब ऑडिट होता था तो ऑफलाइन ऑडिट होता था, उसमें सारी चीजें जो ब्रांच लेवल पे होती थी उसी के बेसिस पे आपकी रिस्क कैटेगरी डिसाइड होती थी और रेटिंग भी उसी हिसाब से होती थी। अभी राडार के आने के बाद जो वेटेज दोनों अलग अलग जगह पर दिए गए हैं, उसमें ऑनलाइन राडार के जो स्कोर है वो कितना वेटेज रखते हैं और ऑफलाइन वाला वेटेज कितना रखता है और उसमें क्या क्या चीजें कवर होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक। नहीं, वो तो अभी मैं आगे कवर करूंगा ही, वो तो मैंने अभी इसलिए यहाँ बीच में रोक लिया था क्योंकि मैं चाह रहा था कि जितना हुआ है कम से कम उतना अपना क्लियर हो गया। वो अपन शुक्ला जी तुम आगे पूरा एक बार कवर कर लो, फिर अपन इस पे डिस्कशन करेंगे। हाँ, देख लेते हैं। जो तिवारी जी ने एक चीज बोला ना वो भी इम्पोर्टेंट है। नहीं, वो अपन कर लेंगे ना, अपन एक के बाद एक सारी चीजों पे डिस्कस कर लेंगे। रफिया ऐसा है कि इसको अपन अच्छी तरह डिस्कस करें। एक बार गोयल साहब एक चीज और देख ही लेते हैं। जैसे तिवारी जी ने बोला था ना, तो उसमें क्या हुआ था, जैसे रफिया का जो वैल्यू स्टेटमेंट था ना, अभी क्या हुआ, उसको 4 उसमें कर दिया, ग्रीन, अंबर, येलो और रेड, है ना। तो उसमें जैसे ग्रीन है तो वो लो रिस्क वाला एरिया है और उसको मोस्ट इफेक्टिव में किया है और उसमें 85 से 100 मार्क्स परसेंटेज मार्क्स तक दे सकता है। वो जो भी अलॉटेड मार्क्स होगा उसका 85 से 100 मार्क्स तक कर सकता है। वैल्यू स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं रफिया में। यहाँ पर जब ऑडिटर वहां पर अपने नंबर डिसाइड करता है उसको देखेंगे तो 4 पैरामीटर रहते हैं वहां पर, ग्रीन, अंबर, येलो और रेड। और अंबर रहेगा तो मीडियम रिस्क रहेगी वहां पर, वो इफेक्टिव माना जाता है और 65 से 84.99% मार्क्स दे सकता है। येलो में इवेल्युएटेड रिस्क रहती हैं, उसमें पार्शियल इफेक्टिव बोलेंगे और वो 50 से 64.99% मार्क्स रहेगा। और रेड में हाई रिस्क वाला एरिया रहेगा, नॉट इफेक्टिव, और 0 से 35% तक वो मार्क्स दे सकता है। ये चीज उन्होंने एक अभी जो चेंजेस हुई थी रफिया के समय चेंज हुई थी, जैसे रफिया अपना, मैं जो भी चेंजेस बता रहा हूँ वो 18, 19 और 19 बेस की बताना चाह रहा था। जो ट्रिगर बेस्ड है वो अभी रिसेंटली आया है, तो ये काफी। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस, पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस एक नॉर्मल उसमें होती थी कि 18 महीने में ब्रांचेस ड्यू होती थी। अभी ब्रांचेस एक तो आउटलियर मॉड्यूल के बेसिस पे डिसाइड होने लगी है ना। तो मैंने वो चीजें मैंने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट, ये डोमेस्टिक ब्रांच इन R&DV vertical which are categorized as normal or acceptable in the outlier module of radar will only be eligible for trigger based audit with RAFIA off-site audit rating subject to NPA less than 2%, quick mortality of the loan at the lowest bucket of the outlier module. Branch should not identify as one outlier. Outlier means moderate और outlier नहीं होनी चाहिए in either CRM or ORM. Branch should have not been rated or on critical risk या or high risk as per fraud predictive model of analytical department GITC, जो हमारे आजकल एनालिटिकल डिपार्टमेंट की साइट में दिया रहता है, उसमें नहीं होना चाहिए। और ब्रांच should not have been rated C or D either in CRM or ORM in the previous on-site RAFIA audit. Branch should not have been penalized for submission of false compliance in the previous audit. तो इतनी चीजें होगी तो वो ट्रिगर ऑडिट में नहीं आएंगी और ब्रांच आगे उसका ऑडिट आगे बढ़ जाएगा। इसके अलावा वैलिडिटी ऑफ रफिया, रफिया का जो स्कोर है उसकी वैलिडिटी के लिए ऑफ-साइट ऑडिट स्कोर एंड रेटिंग अंडर ट्रिगर बेस्ड ऑडिट विद रफिया, ये है टू आइडेंटिफाई द ब्रांच विल रिमेन वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 18 to 21 मंथ सब्जेक्ट टू क्वार्टरली रिव्यू थ्रू दी आउटलियर मॉड्यूल। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रांच एक बार आगे उसका बढ़ गया तो वो हो गया, उसको 18 मंथ के लिए आगे बढ़ गई, या क्वार्टरली रिव्यू होता है और क्वार्टरली रिव्यू के बाद ही राडार के जो आउटलियर मॉड्यूल में क्वार्टरली रिव्यू होगा, तो हो सकता है किसी ब्रांच का बढ़ गया होगा टाइम, फिर से उसको ऑडिट के लिए ड्यू हो सकती है वो। इंटीग्रेशन ऑफ ऑफ साइट स्कोर विद ऑन साइट रफिया, अभी हम लोग देखते हैं कि राडार के बेसिस में काफी ब्रांचेस ऐसी रहती कि उनके बहुत अच्छे ऑडिट में स्कोर आ जाते हैं, पर राडार के बेसिस में वो उनके मार्क्स कम हो जाते हैं।
तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ऑफ साइड स्कोर विथ ऑन साइड ऑडिट। तो जो सीआरएम में राडार में कितने मार्क्स हैं, ओआरएम में 260, मतलब टोटल मार्क्स हमारे 1000 रहते हैं ऑडिट में, रफिया में ऑन साइड बोलते हैं उसको, ऑन साइड ऑडिट में 1000 मार्क्स रहते हैं, उसमें से 260 मार्क्स जो रहेंगे 26% ऑफ टोटल ओआरएम वो रहेंगे राडार के। और सीआरएम में 145 से 410 मार्क्स रहते हैं। अलग अलग ब्रांच की जैसे कैटेगराइज ब्रांच रहती हैं, कैटेगराइज 1 2 3 4 और वीपीआर और नॉन वीपीआर के हिसाब से उनके मार्क्स रहते हैं, पर 145 से 410 मार्क्स रहते हैं सीआरएम में। तो 1000 मार्क्स में से 145 से 410 मतलब 14.50 से 41% के बीच में जो मार्क्स रहेंगे वो इसके रहते हैं। अच्छा, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट में जो रफिया में जो कैटेगराइज किया है, प्री सैंक्शन के लिए 305 मार्क्स रहते हैं, पोस्ट सैंक्शन के लिए 545 और प्रॉब्लम लोन मैनेजमेंट इसको 150 मार्क्स, ऐसा करके 1000 मार्क्स में डिवाइड किया गया है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट को। ओआरएम का मुझे कहीं दिखा नहीं, मैंने काफी ट्राई किया, वो मुझे दिखा नहीं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जो रिस्क कैटेगराइज किया है आजकल रफिया में ABCD कर दिया। जैसे पहले भी मुझे ऐसा ध्यान है ABCD था, और उसको 1000 मार्क्स में कर दिया है, और सीआरएम के लिए अलग, ओआरएम के लिए अलग और फेमा के लिए अलग, है ना, ABCD हो गया है वो। ए रहेगा 850 एंड एबव मार्क्स अगर आपके रफिया में आते हैं ऑडिट में तो आप ए रेटिंग हो जाएगी, चाहे सीआरएम के एरिया कहें या एआरएम। अगर दोनों में अगर सीआरएम में भी 850 एंड एबव रहेगा तो ब्रांच ए हो जाएगी। और फेमा तो जनरली हमारी ब्रांचेस में रहता नहीं है, बहुत सारी ब्रांचेस में, तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो वो ब्रांचेस ए हो जाएगी। बी 725 से 849 के बीच में जो ब्रांचेस रहेंगी जिनके मार्क्स रहेंगे वो रहेंगी बी रेटिंग ब्रांचेस रहेंगी। सी के लिए 650 टू 724 और डी ब्रांचेस रहेंगी 649 एंड बिलो, जो ब्रांचेस रहेंगी वो डी रेटिंग ब्रांचेस रहेंगी। मुझे नहीं लगता यहाँ कंफ्यूजन इसमें रहेगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, अभी क्या हुआ है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं एक्सटर्नल कंप्लायंस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है अगर किसी भी ऑडिट में। कई बार एक्सटर्नल कंप्लायंस की वजह से कई बार ब्रांचेस, अच्छी ब्रांचेस भी सी कैटेगरी में कैटेगराइज हो जाती हैं रफिया में। तो वो हम देख लेते हैं कि एक्सटर्नल कंप्लायंस का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे रफिया में। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंप्लायंस कल्चर and to improve regulatory compliance, external compliance weightage under CRM and ORM have been made more stringent। उसको एक्सटर्नल कंप्लायंस काफी कड़क बनाया गया है, काफी टफ कर दिया गया है। अगर 15% से ज्यादा का अगर एक्सटर्नल कंप्लायंस में अगर आती है रेगुलेटरीज तो ब्रांच डायरेक्ट सी रेटेड हो जाती है ना। बियॉन्ड 50% अगर 15% से ज्यादा, अभी क्या होता है जो हमारे वैल्यू स्टेटमेंट रहते हैं गोयल साहब, उसमें देखे होंगे ऑडिट में, तो क्या होता है उसमें कुछ जगह में EC लिखा रहता है। जो भी ऑडिट में रहता है ना हमारा आजकल, तो उसमें सिस्टम में लगा रहता है, उसके उसी में वैल्यू स्टेटमेंट में ब्रैकेट में लिखा रहता है EC, एक्सटर्नल कंप्लायंस। मतलब कुछ चीजों पे बहुत ज्यादा, दोनों में, ORM में भी आता है, CRM में आता है। तो अगर उन एक्सटर्नल कंप्लायंस 15% से ज्यादा हो जाती है तो वो ब्रांचेस, अगर आपकी रेटिंग ए भी है तो वो सीधे सी में कैटेगराइज हो जाएगी। तो कभी भी ऑडिट कराएं तो कम से कम देख लें कि सर वो जो एक्सटर्नल कंप्लायंस वाले हमें दे दो तो हम उसको कंप्लीट कर लें। तो हम लोग जनरली उसमें एक्सटर्नल कंप्लायंस में, मैं जैसे उसको एक्सटर्नल कंप्लायंस वाले एरिया को विशेष रूप से देख लेते हैं हम लोग, ताकि हमारी ब्रांच सीधे कहीं ऐसा ना हो कि ए से सी में चली जाए। गोल साहब समझ गए ना? ठीक है, कितना परसेंटेज बता? 15% से ऊपर, 15% से ऊपर नॉन कंप्लायंस अगर हो गया तो। हाँ, एक्सटर्नल कंप्लायंस में अगर मान लो उनमें अगर नहीं हुआ, उन्होंने मार्क्स नहीं दिए, उन्होंने अगर उसको कैटेगराइज लास्ट वाले उसमें कर दिया, है ना। नहीं, मेरा मतलब ये 15% आप बता रहे हो, नॉन कंप्लायंस 15% से ऊपर होगा तो बात ही नहीं हो रही है। देखिए सर क्या होता है, उसमें मार्क्स कम हो गए 15% अगर नॉन कम, उसमें क्या होता है, वैल्यू स्टेटमेंट रहते हैं, नॉर्मल वैल्यू स्टेटमेंट, उसमें से कुछ वैल्यू स्टेटमेंट ऐसे रहते हैं जो EC में आते हैं, एक्सटर्नल कंप्लायंस, मतलब उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना है।
है ना। Okay. वो उनमें से कुछ ऐसे रहते हैं जैसे आरबीआई के कंप्लायंस रहेंगे या कहीं कोई कंप्लायंस है, तो उसको ऐसा लगेगा, हो सकता है ये कंप्लायंस हुए नहीं है या इनको ब्रांच का फोकस नहीं है, ये सब चीजें रहती हैं उसमें। तो उनमें 15% से अगर ज्यादा हो गए, है ना, मतलब अगर मान लो 50 है तो 15% उसका देख लें कितने बचे वो, तो उसमें से ज्यादा हो गए तो वो सीधी ब्रांच आपकी सी कैटेगराइज हो जाए, है ना। इसके अलावा इन एडिशन टू असाइनिंग सी रेटिंग वेयर डिवीजन आर मोर देन 15% इसी ग्रेडेड डिस इंसेंटिव स्कोर टू बी इम्पोज्ड, उसमें मतलब कुछ मार्क्स और इम्पोज, नेगेटिव मार्किंग भी और हो जाती है उसमें। यदि 5% से ज्यादा रहे तो 5 मार्क्स उसमें कटते हैं, 5 से 10% रहे तो 5 से लेके 10 मार्क्स तक कट सकते हैं, और अगर 10 से 15% तक का अगर उसमें डिवीजन रहा तो 10 से लेके 15 मार्क्स तक ऑडिटर काट सकते हैं उसमें। मतलब सी रेटिंग के अलावा हो सकता है 15 मार्क्स और काट ले वो आपकी। तो कई बार क्या होता है जनरली सी, इसके वजह से ब्रांच अच्छी खासी ब्रांच डी में भी चली जाती है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है एक्सटर्नल कंप्लायंस में। ये एक्सटर्नल कंप्लायंस काफी इंपॉर्टेंट रहता है ऑडिट में। इसके अलावा बहुत सारे नेगेटिव स्कोरिंग भी आजकल ऑडिट में होते हैं। तो आप कहें तो मैं आगे बढ़ता हूं उसको, एक्सटर्नल नेगेटिव स्कोरिंग कौन कौन सी है। तो जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट है उसमें नेगेटिव स्कोरिंग एक इनकम लीकेज में के एरिया में आता है, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि इनकम लीकेज, जैसे लास्ट ऑडिट में जो इनकम लीकेज आई थी और वो इसमें रिपीट हो गई, तो वो इनकम लीकेज को रिकरेंट मान लेता है कि इनके यहाँ तो प्रैक्टिस में है इस टाइप की इनकम लीकेज, तो वो उसमें 25 मार्क्स तक काट सकता है, मैक्सिमम 25 मार्क्स काट देते हैं उसमें। इसके अलावा कैटेगरी 1 का फ्रॉड अगर क्रिएट हो गया तो ब्रांच ओआरएम के एरिया में डाउनग्रेड करता है, वो डाउनग्रेड ऑफ ओआरएम रेटिंग बाय 1 स्टेप एंड रिडक्शन ऑफ स्कोर बाय मिनिमम 50 और मोर मार्क्स। तो सीधे सीधे 50 मार्क्स तो कटेंगे, इसके अलावा एक स्टेप नीचे कर देंगे। जैसे अगर आपका रफिया में ए आ रहा है ओआरएम में, तो वो सीधे बी करेंगे और इसके अलावा 50 मार्क्स और काट देंगे, तो आपकी ब्रांच हो सकता है सी में आ जाएगा। यदि रिपोर्टिंग ऑफ कैटेगरी 2 फ्रॉड तो 50 मार्क्स कटते हैं मैक्सिमम, और यदि ऐसे नॉर्मल टाइप के फ्रॉड रहे तो 15 मार्क्स कटते हैं। और फॉल्स कंप्लायंस प्रीवियस ऑडिट का हो, करंट ऑडिट का हो या ओटीएमएस का हो, मैक्सिमम 50 मार्क्स करते हैं। और ओटीएमएस में ये देखा गया कि एक आपने फॉल्स कंप्लायंस दिया तो 20 मार्क्स कट जाएंगे, मतलब 20 मार्क्स तो आपके कट ही जाएंगे अगर एक फॉल्स कंप्लायंस कर दिए। इसके बाद फिर वो आगे का 50 मार्क्स मैक्सिमम उसमें कटते हैं। So in addition to the above, disincentive scores have been awarded for deviation in EC, false compliance। आजकल राडार में भी अगर राडार आप कर रहे हैं और उसमें ओआरएम और सीआरएम दोनों में अगर आपने फॉल्स कंप्लायंस दे दिए तो भी उसमें पेनल्टी आपको लगेगी, डिसइंसेंटिव लगेगा उसमें, वो फॉल्स कंप्लायंस के क्षेत्र में। और नॉन कंप्लायंस विद बैंक्स या आरबीआई पॉलिसीज, ये सीआरएम के एरिया में रहता है कि यदि आपने कंप्लायंस बैंक की पॉलिसी या आरबीआई की पॉलिसी को आपने डेविएट किया तो आपको सीआरएम के एरिया में पेनल्टी लगेगी। सेल्फ ऑडिट में भी लगता है, ओआरएम और सीआरएम दोनों में लगेगा। और एक्सपोजर ऑफ स्ट्रेस एवरेज ऑफ लास्ट 4 क्वार्टर्स के निकाल के कर रहते हैं। तो आजकल हम जनरली देखते हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर की ब्रांचेस हैं उसमें सीधे वो 3 में पहुंच जाते हैं, थोड़े से परसेंटेज के बाद मैक्सिमम अकाउंट 3 में ही रहते हैं, ऐसे में 3 में। तो हमारे यहाँ कुछ मार्क्स तो मिलते ही नहीं है उसमें। एक चीज वो और इम्पोर्टेंट है कि टाइम नॉर्म्स फॉर सबमिशन एंड क्लोजर ऑफ रफिया रिपोर्ट। तो इसको जैसे हमारे यहाँ हमने देखा कि 3 कैटेगरी में ब्रांच को कैटेगराइज किया गया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो जो ब्रांच रहेगी ग्रुप 1 की ब्रांच को उसको 10 वीक में कंप्लीट करना रहता है, कंट्रोलर को 4 वीक का टाइम मिलेगा और इसके बाद जेडआईयू को 4 वीक का मिलेगा। तो ऐसे टोटल टाइम मिलेगा उसको 18 वीक्स का टाइम मिलेगा, जो कैटेगरी ग्रुप 1 की ब्रांचेस रहेंगी। ग्रुप 2 की ब्रांच अगर वो बीपीआर की ब्रांच है तो उसको ब्रांच को 8 महीने का टाइम मिलेगा, कंट्रोलर को 3 महीने का और जेडआईयू को 3 महीने का। ये इसको ऐसे टोटल 14 वीक का टाइम मिलेगा। और नॉन बीपीआर ब्रांच ग्रुप 2 की रहेगी तो वो 10 वीक ब्रांच को मिलेगा, 3 वीक कंट्रोलर को मिलेगा और 4 वीक
जेडआईयू को। तो ऐसे 10 और 3 13 और 4 17 महीने में 17 वीक में उसको कंप्लीट करना पड़ता है। यदि ग्रुप 3 की बीपीआर ब्रांच है तो 7 वीक मिलेंगे ब्रांच को, 2 वीक कंट्रोलर को, 3 वीक जेडआईयू को। तो उसको 12 वीक में करना पड़ेगा। और नॉन बीपीआर में ग्रुप 3 की ब्रांच 10 वीक ब्रांच, 3 कंट्रोलर को मिलेंगे और जेडआईयू को 3 वीक। तो ऐसे 16 वीक में उसको कंप्लीट करना पड़ता है ना। ये है टाइम नॉर्म्स है कि इस बीच में कंप्लीट करना पड़ता, नहीं तो इसमें भी शायद पेनाल्टी रहती है। और सेल्फ ऑडिट हैज बीन carried out in हाफ ईयरली इंटरवल, और ये मीनिंगफुल भी होना चाहिए। सेल्फ ऑडिट होने के बाद इसको कंट्रोलर से वैलिडेट कराना पड़ता है। और यदि इसमें रफिया का स्कोर मिनिमम, रफिया स्कोर इज अ मिनिमम ऑफ 95% ऑफ द वैलिडेटेड सेल्फ ऑडिट स्कोर। यदि 95% से ज्यादा का डिफरेंस कहा तो उसमें भी कुछ मार्क्स कम कर सकता है ऑडिटर। इसका कितना कर सकता है ये मुझे कहीं दिखा नहीं। तो ये था, थोड़ा ब्रीफ में था। मुझे लगता है इसको इतना ही करें, और मैंने बहुत डिटेल में जाने की कोशिश किया पर मुझे कोई वहां मीनिंगफुल लगा नहीं है। हाँ सर। 10 मार्क्स नहीं मिलते हैं अपने को, ये जो सेल्फ ऑडिट का 95% और रफिया में नहीं आता है तो 10 मार्क्स। वो खत्म कर दिया सर, आजकल नहीं है वो चीज। ठीक है। रफिया के ऊपर और कोई क्वेश्चंस है किसी साथी का? ये सही उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि कोई रफिया वाला भी बैठ सकता है। अभी जीएम जेडआईयू खाली लग रहा है मुझे, हो सकता है कोई बैठ जाए। इसमें तो कोई पहले ये एक चीज तो ये बताएं कि इसमें कैटेगरी जो डिसाइड होती है, ग्रुप 1, 2 और 3 की जो ब्रांचेस होती है उसका क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि शुरू से कंफ्यूजन वाला रहता है कि ग्रुप 1 में कौन सी ब्रांच आती है, ग्रुप 2 में कौन सी आती है, ग्रुप 3 में कौन सी आती है। मेरे ख्याल से एडवांटेजेस लेवल के हिसाब से डिसाइड हो रही हैं। सुनील, हाँ जी बोलिए। ये बोला ग्रुप 1 में जो है ना, उसमें सीएजी और एमओसी और सीएमजी वाली जो ब्रांचें हैं वो आती है इसके अंदर, है ना। और जो बाकी एनबीजी वगैरह की ब्रांचें हैं जिनका क्रेडिट एक्सपोजर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा रहता है ना, फंड बेस और नॉन फंड बेस मिलाकर, वो भी उसमें आती है ग्रुप 1 में, है ना। और ऐसी ब्रांचें है ना, ऐसी ब्रांचें जिनका नेट फंड बेस 150 करोड़ है, ऊपर 2 कैटेगरी के अलावा, इसमें एसएसआई और अपना सीएनआई को मिला के वो भी ग्रुप 1 में शामिल हो जाती हैं, है ना। और जो ग्रुप 2 में जो आ जाती है वो नॉन फंड बेस वाले में 25 करोड़ और नेबब वाली आते हैं ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में ग्रुप 1 में जो मैंने पहले बोला सीएजी वाली थी, सीएजी हो गया, एमसीजी हो गया, एनबीजी का 250 करोड़ से ऊपर हो गया, नेट फंड जो 150 करोड़ से ऊपर हो गया, और नॉर्मल ब्रांचें अदर देन जो एनबीजी के अलावा उनका 150 करोड़ यदि एसएसआई और सीएनआई में है तो, है ना, फंड बेस और नॉन फंड बेस में। और इसके अलावा ग्रुप 2 में वो आ जाओ तो 25 करोड़ और नेबब वाला जो है वो उसमें ग्रुप 2 में पहुंच जाता है। और कोई स्पेशल ब्रांच और कोई स्पेशल कैटेगरी की ब्रांच, हाँ कोई स्पेशल कैटेगरी की ब्रांच है जैसे अपना एसएमई ब्रांच वगैरह या पी सेगमेंट की ब्रांच वगैरह, वो सब क्या कहते हैं स्केल 2 में चली जाती हैं, स्केल 5 की ब्रांचें हैं वो चली जाती हैं, फॉरेक्स वाली ब्रांचें हैं वो चली जाती हैं, सार्ब वाली ब्रांचें हैं वो चली जाती हैं इसमें। तो किस में जाती है? ये ग्रुप 2 में। 2 में, अच्छा। और बाकी जो बची रह जाती है वो सारी ग्रुप 3 में चली जाती है, इस तरह की उसमें। वो बात पर जो एक मिनट तिवारी जी, मैं मेरे को दिख गया है वो, आप कहें तो मैं उसको डिटेल बता देता हूं। बताइए प्लीज। देखो ग्रुप 1 की ब्रांचेस हैं, कैग हो गई, सीसीजी ब्रांच है, सेम ब्रांचेस हो गई, स्केल 4 एक्सक्लूड बीपीआर, है ना।
बीपीआर की ब्रांचेस को छोड़ के स्केल 6 की ब्रांचेस, स्केल 5 की ब्रांचेस बीपीआर को छोड़ के, ठीक है। हाँ और ब्रांच विथ एडवांस 500 करोड़ ये हो गई, ये आएंगे ग्रुप 1 में, बीपीआर, ठीक है। कैग की ब्रांच, सीसीजी ब्रांच, सेम ब्रांच, स्केल 6 की ब्रांच, ठीक है, नॉन बीपीआर वाली। हाँ स्केल 6, स्केल 5 अब वो 6 लिखा है इसमें, हो सकता है कहीं 6 की ब्रांच हो, मुंबई की ब्रांच होगी, मेन ब्रांच मुंबई होगी। स्केल 6 की भी स्केल 5 की ब्रांचेस हो गई एक्सक्लूडिंग बीपीआर, और ब्रांचेस विद एडवांस 500 करोड़ अपन अपने लिए एप्लीकेबल है कि अपन कह सकते हैं सर कैग हो गई, सैम हो गई, और 500 करोड़ से इसके अलावा ग्रुप 2 की जो ब्रांच है उस सार्ग की ब्रांच हो गई। 500 करोड़ में फंड बेस भी है कुछ क्या? इसमें तो नहीं दिख रहा सर, ऐसा नहीं है कुछ? इसमें तो इसमें नहीं दिख रहा है। अपन इतने डिटेल में जाएंगे सर तो फिर कंफ्यूज खुद ही हो जाएगा। नहीं एक्चुअली ग्रुप आपकी ब्रांच किस ग्रुप में आती है और क्यों आती है ये आइडिया तो एक बार आपको होना चाहिए। वो तो अपनी नीचे की ब्रांच में जाएंगे सर। जैसे ग्रुप 2 की ब्रांच कौन कौन सी आ रही है? सार्ग ब्रांच हो गई, बीपीआर इनिशिएटिव ब्रांच है, इसमें सीपीसी आ जाएगी, सीपीसी जो है आरएससीपीसी और ये सब आ जाएंगी शायद ग्रुप 2 में, है ना। बीपीआर इनिशिएटिव में नॉन क्रेडिट सीपीसी आएंगे, ओके। और स्केल ब्रांचेस नॉट कवर्ड इन ग्रुप 1। स्केल 4 ब्रांचेस जो ग्रुप 1 में कवर नहीं है वो ग्रुप 2 में आए, है ना। और स्केल 1, 2, 3 की ब्रांचेस जिसमें डिपॉजिट जो है 100 करोड़ से ऊपर का है और एडवांसेस भी 100 करोड़ से ऊपर का है, और जो ग्रुप 1 में कवर नहीं है वो ब्रांचेस ग्रुप 2 में आएंगी। तो मान के चलिए, हाँ मतलब ऐसी ब्रांचेस जो 100 करोड़ से ऊपर का एडवांसेस है वो ब्रांचेस में आएंगी, है ना। और ग्रुप 3 की ब्रांचेस नॉन बीपीआर कुछ नहीं दिया है, तो ग्रुप 3 की ब्रांच के लिए सीधे सीधे बोल रहे हैं 1, 2, 3 की ब्रांचेस जो कवर नहीं हो रही हैं ग्रुप 1 में और 2 में, वो सीधे सीधे इतने क्राइटेरिया है। 100 करोड़ से नीचे वाली सब उसमें आ गई, सीधी बात, सब उसमें आ गई। क्योंकि अभी मैथिल जी जो बता रहे थे ना तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो गया कि मेरी ब्रांच 250 करोड़ की थी, 230 करोड़ रुपए का एडवांसेस था और लगभग 250 करोड़ का डिपॉजिट, बावजूद उसके ग्रुप 2 में आई थी वो ब्रांच। 100 करोड़ का है उसमें, 100 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए। तो सुनील उसमें क्या रहता है ना, जो पॉइंट बेस में सीएनआई एसएसआई का क्राइटेरिया भी था एक पहले, उसमें सीएनआई क्राइटेरिया भी था, और जो अभी इस आदर्श ने बताया एक नया भी ऐड हुआ है बीएमएमसी फॉल्स कंप्लायंस, ये अभी जस्ट ऐड हुआ है। तो सबमिट करते हैं ना उसको इससे रखिया के प्रोग्राम से जोड़ दिया है। हाँ आपने अगर रखिया में लिखा है कि हमने ये चीजें सब ड्यूरिंग टाइम सबमिट कर दी है, और अगर ऑडिटर ने कहीं उसको पॉइंट आउट किया है किसी भी पॉइंट में, तो वो उसकी मार्किंग में ऑटोमेटिकली नेगेटिव मार्क्स कर देगा, 1-2 नंबर कम कर। और वो जो समरी देता है ना मार्क्स की, उसमें लिखा हुआ भी आता है बीएमएमसी में 5 कंप्लायंस में आपके इतने मार्क्स कम हुए। तो बीएमएमसी में वैल्यू स्टेटमेंट के हिसाब से नंबर काटता है या कोई भी सर्टिफिकेट आपने दे दिया उसके हिसाब से काटेगा? नहीं, मेरे ख्याल से 1 नंबर काटता है वो, एक 5 का 1 नंबर काटता है वो। ओके। दूसरा एक चीज और पूछना था कि जो अपना जो मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लेते हैं, मतलब इसमें जैसे इन्होंने बोला था शुक्ला जी ने, फ्रॉड वाला तो ठीक है 50 है, ओटीएमएस में भी अगर आपने 1 किया तो 20 है, मैक्सिमम 50 है, तो टोटल अगर पेनल्टी है इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी एरिया हो तो उसमें मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है? नहीं ऐसा नहीं है, तो अलग अलग केस में अलग अलग है। जैसे फ्रॉड के केस में मान लो उससे 50 नंबर कम कर रहे हैं और उसकी रेटिंग वो ग्रेड कम नहीं हो रही तो ज्यादा नंबर भी कम कर देगा। जैसे 50 से ज्यादा 50 नंबर का देखो, पहले सीधे सीधे अगर कैटेगरी 1 का है तो वो तो सी में ला देगा, और सी में लाने के बाद भी 50 मार्क्स कर सकते हैं और उसमें। अच्छा ठीक है। और कैटेगरी 2 का फ्रॉड है तो फिर उसमें सिर्फ 50 मार्क्स कटेंगे, और अगर ऐसे दोनों कैटेगरी 1 और 2 का नहीं है तो फिर वो उसमें 15 मार्क्स कटेंगे। शुक्ला जी एक चीज बताओ ना, अगर फॉल्स कंप्लायंस भी और फ्रॉड भी है
तो इसलिए तो डी हो जाती है ब्रांच। तो कितने मार्क्स कटेंगे? ओटीएमएस में मैक्सिमम 50 मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 50 मार्क्स कर सकते हैं। एक अगर आपने ओटीएमएस में एक मिस्टेक है तो उसमें 20 मार्क्स कटेंगे एक में। अगर आपकी एक ही ओटीएमएस में आपने फॉल्स कंप्लायंस दे दी तो 20 पे कट ही जाएंगे, और आपने इसके बाद 25 और कर दिए तो 85 मार्क्स कटेंगे। एक फॉल्स कंप्लायंस ऑडिट में भी तो है ना, वो फॉल्स ऑडिट यही है। इसके अलावा राडार में भी आजकल अगर अपन तो उसमें भी करना है, राडार में भी आपको देख परख के करना है आजकल। हाँ पूर्व सर मेरे हिसाब से पेनल्टीज में टोटल जो पेनल्टी की बात कर रहे हैं ना, तो सीआरएम में 120 नंबर है मैक्सिमम, ओआरएम में 175 नंबर है। अच्छा। और जो अपन कैटेगरी फ्रॉड की बात कर रहे हैं वो शायद ओआरएम में जाती है, और जो कैटेगरी 1 में जो बोल रहे हैं ना सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि कैटेगरी 1 का फ्रॉड है तो 50 नंबर अगर कटने से वो डिग्रेड हो रही है तो 50 नंबर कटेंगे, लेकिन 50 नंबर कटने से डिग्रेड नहीं हो रही है तो उतने नंबर कटेंगे जिससे कि वो डिग्रेड हो जाए। जैसे सपोज किसी ब्रांच के 840 नंबर है तो उसके 50 नंबर कटेंगे तो 790 हो जाएंगे, तो उसके 790 ना कटते हुए सीधे जिससे 724 नंबर पे ले आएंगे उसको। तो ऐसा है, ऐसा नहीं कि डिग्रेड करने के बाद 50 नंबर और काटेंगे। सर मुझे इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि इसमें तो दिया हुआ है हमारे में जहाँ दिख रहा था सर। नहीं सर, ये एक्चुअली ये जो है कि डिग्रेड करना है उसको, मतलब एक स्टेप जहां कैटेगरी 1 का फ्रॉड हो गया, 50 नंबर काटने से ए से बी हो जा रही है तो ओके है, अगर ए से बी नहीं हो रही है तो उतने नंबर काटो जिससे कि वो डिग्रेड हो जाए। ये सिंपल, मतलब इसमें मेरे को तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। एक चीज और सर बोल रहा था ग्रुप 3 के बारे में, जो ट्रिगर बेड ऑडिट के बारे में जो थोड़ा सा कंफ्यूजन था ना, उसमें ग्रुप 3 है स्पेसिफिक, जो 4 पैरामीटर जो मैंने नोट किए हुए हैं, फ्रॉड फ्री होना चाहिए, ग्रुप 3 होना चाहिए, ग्रुप 2 और ग्रुप 1 की ब्रांचेस नहीं आएगी, और उसमें भी कैप जो दिया हुआ है 30 करोड़ से कम का एडवांस हो और 100 करोड़ से कम का डिपॉजिट हो तो ही ट्रिगर बेस्ड ऑडिट में आना चाहिए, जो अभी का है। एनपी लेवल लेस देन 2% और मीडियम एंड लो रिस्क ब्रांच होना चाहिए। सी और डी रेटेड प्रीवियस ऑडिट में नहीं आना चाहिए। जो सी और डी है उसके बाद वो कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो ट्रिगर बेस्ड ऑडिट में नहीं आएगी। ये 4 या 5 पैरामीटर हैं इसमें। तो एक ग्रुप 3 के लिए है 30 करोड़ एडवांसेस, 100 करोड़ डिपॉजिट, इससे कम होगा तभी आएगी ट्रिगर बेस्ड में। ये चूंकि डिस्कशन चल रहा था, मैं सुन रहा था, तो मैंने कहा मैंने जो नोट किया हुआ है वो मैंने बताया। आप रिपीट करिए सर। नहीं, इसमें बीपीआर नॉन बीपीआर का फर्क नहीं है क्या? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इंदौर की पीपीबी वायन रोड ब्रांच का बिजनेस तो ज्यादा था, पर वो ट्रिगर बेस में रही 36 महीने बाद आई। अब नहीं सर, मैंने जो नोट किया हुआ था, नोट्स बनाए थे, उसमें लिखा हुआ था, और बहुत पहले की बात नहीं है, अभी रिसेंटली लिखा हुआ था, और इसको कंफर्म कर लेंगे। हाँ, इसको थोड़ा सा अपने को कंफर्म करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज इसमें, ये फ्रॉड की अपन बात कर रहे हैं, तो कैटेगरी 1 का फ्रॉड क्या, जिसमें बैंकर्स इंटरनल आदमी शामिल है, वही वाला है क्या? क्या अमाउंट वाइज है ये? इसका डिटेल में मैंने देखा नहीं। ये वही वाला है इसमें शरद जी, वही वाला है जिसमें बैंक का स्टाफ इन्वॉल्व है। बैंक का स्टाफ इन्वॉल्व है वो कैटेगरी 1 हो गया, और जिसमें आउटसाइडर इन्वॉल्व है वो कैटेगरी 2 हो गया। बिल्कुल सर ट्रिगर की बात कर रहे हैं कि कलेक्ट्रेट ब्रांच जो है, जो कि 100 करोड़ से ऊपर का उसका तैयारी के लिए मिलते हैं, और 5 दिन अपने को अपलोडिंग करने, टोटल 7 दिन मिलते हैं अपने को। अच्छा, 7 दिन ना, मतलब 5 दिन अपने को अपलोडिंग करने के लिए है, और 2 कैटेगरी के अलावा ईबीसीटी से भी। हाँ, वही नंबर ऑफ ईबीसीटी कितना है? हाँ, मतलब वो यदि 250 से शायद ज्यादा है, 250 एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन शायद 250 से अगर ज्यादा नंबर ईबीसीटी है तो वो आपका 7 की जगह 14 दिन हो जाएगा। ऐसा नहीं, कुछ अलग है, ऐसा नहीं। ईबीसीटी कितना आया है? हाँ, अच्छा, नंबर ऑफ ईबीसीटी। हाँ, नंबर ऑफ ईबीसीटी यदि आपको 250 से ज्यादा है तो ये 7 दिन के अपेक्षा ये 14 दिन हो जाएगा। ऐसा नहीं, इसमें कुछ कंफ्यूजन है, इतना नहीं है, 250 नहीं है, 100 के ऊपर ही शायद चेंज हो जाता है। नहीं, 100 के ऊपर नहीं है, क्योंकि अभी मैंने लास्ट कराया, मेरा 184 का ईबीसीटी आया था, तो मुझे 7 दिन ही मिला था। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहता है, और ये समय के साथ चेंज होता आ रहा है। जो आज से कुछ समय पहले जो हमारी सोच थी वो आज की तारीख में नहीं है, और आज जो हमारी सोच है हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में नहीं हो। अब व्हाट इज जेंडर इक्वलिटी? इसका मतलब है इक्वल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज। जेंडर इक्वलिटी से मतलब हमारा ये है कि इक्वल राइट्स होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल राइट्स इक्वल हो जेंडर सेंसिटिविटी में,
रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक जैसा होना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ भी एक जैसा मिलना चाहिए। उसमें कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जेंडर बेस्ड। इसका मतलब यह नहीं कि मेन वीमेन एक हो जाएंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी इस पर निर्भर नहीं करेगा कि वो व्यक्ति जो है वो मेल है या फीमेल है। जेंडर इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं तो उससे यह मतलब नहीं निकालें कि दोनों एक हो जाएंगे, बल्कि ये है कि जो भी राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज है वो इस चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसमें कहीं इसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए कि ये जेंडर इसका क्या है। जेंडर इक्वलिटी को यूएन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसमें भी शामिल किया। यूएन का कोई 17 पॉइंट होगा, उसमें एक जेंडर इक्वलिटी को भी उन्होंने शामिल कर रखा है। इन सब के बावजूद भी जेंडर इक्वलिटी जो है पूरे वर्ल्ड में आज की तारीख में भी है, यह किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, परंतु ज़्यादातर केस में देखा गया है कि ये महिलाओं को ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसा हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये आता है कि महिलाओं के प्रति जो जेंडर इक्वलिटी है वो ज़्यादा उनके प्रति निगेटिव रहता है, कहीं ना कहीं हम बायस्ड रहते हैं। जेंडर सेंसिटिविटी जो है यह एक व्यक्ति की सोच दूसरे जेंडर के प्रति प्रदर्शित करता है कि हमारी सोच दूसरे जेंडर, अपोजिट जो जेंडर है उसके प्रति क्या है। इसका मतलब है कि वैलिड बिहेवियर होना चाहिए टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, जो कि एजम्पशन पर आधारित नहीं हो। कोई भी जो हमारा व्यवहार हो दूसरे के अपोजिट सेक्स वाले के साथ में वो जेंडर बेस्ड नहीं होना चाहिए। एजम्पशन नहीं करना चाहिए हमको कि ये पुरुष साथी हैं तो इनके साथ ऐसा हम जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हम व्यवहार करते हैं वैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट कल्चर विकसित होनी चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन। इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो होती है उनकी रिस्पेक्ट हम सभी को करना चाहिए। अब इसका वर्क प्लेस पे क्या इंपॉर्टेंस है वो है जेंडर सेंसिटिविटी एट वर्क प्लेस। जो हमारा वर्क प्लेस है उसमें जेंडर सेंसिटिविटी का रोल क्या है। वर्क प्लेस पर भी समाज में कई सारे एजम्पशन है, हमारे माइंड में बैठा हुआ है जो कि रिफ्लेक्ट करता है डे टू डे वर्किंग में। जो स्टाफ आपस में एक दूसरे से बात करते हैं या कोई काम करते हैं उसमें भी उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन रहता है। जो जेंडर सेंसिटिविटी का हमारे माइंड में एक एजम्पशन बना हुआ है उसका इफेक्ट हमको वर्क प्लेस पे भी देखने को मिलता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जेंडर सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए कुछ उपाय इसमें दिए गए हैं जो वो ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है या करना चाहिए उसे। कुछ ऐसे जो पॉइंट्स है वो हैं, कुछ एजम्पशन जो वर्क प्लेस पे जनरली रहता है, जो हम लोग भी अभी पॉइंट्स देखेंगे तो अपने माइंड में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। जो हम एक तरह से माइंड सेटअप हमारा बना हुआ है वो माइंड सेटअप की यहाँ पे चर्चा की गई है कि जेंडर बायस्ड जो हमारा एजम्पशन है वो क्या है। पहला तो एक है कि वीमेन के बारे में है कि वीमेन जो होते हैं वो नेचुरल नर्चर्स होती है जबकि मैन नेचुरल लीडर है। वीमेन के बारे में हमारे माइंड सेटअप में समाज में एक बैठा है या वर्क प्लेस में भी ऐसा पाया जाता है कि हमारी सोच होती है कि नेचुरल नर्चर्स और मैन नेचुरल लीडर्स। मैन को ज़्यादा थोड़ा सा ऊंचा माना गया कि ये लीडर के रूप में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जबकि महिलाओं के बारे में कि नेचुरल नर्चर्स NURTURES। वीमेन विथ चिल्ड्रेन लेस डिवोटेड टू जॉब। जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं उनके बारे में एक एजम्पशन वर्क प्लेस में रहता है कि वो जो ऑफिस का काम है उसके प्रति ज़्यादा डिवोटेड नहीं रहती है। ये सारे एजम्पशन है, ऐसा नहीं है कि ये सच्चाई है। एजम्पशन दिया गया है कि वर्क प्लेस में हमारे माइंड में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। मेन हु स्पेंड मोर टाइम विथ फैमिली आर लेस डिवोटेड टू जॉब। यदि आप में से कोई भी पुरुष साथी जो कि अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा समय बिताता है तो उसके बारे में एक एजम्पशन बना लिया जाता है कि ये जो इसका ऑफिस का काम है उसके प्रति ये ज़्यादा डिवोटेड नहीं हो सकता, जबकि ऐसी सच्चाई नहीं है। वीमेन डोंट नीड इक्वल पे एज सपोर्टेड बाय हस्बैंड। ये भी एक एजम्पशन है कि महिलाओं को इक्वल सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? कि उनको
सपोर्ट मिलता है हस्बैंड का। हस्बैंड भी जॉब में रहते हैं, इसलिए एक तरह से माइंड में कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि इनको इक्वल सैलरी की ज़रूरत नहीं है, इनको कम भी मिलेगा तो चलेगा। एक और एजम्पशन है, मेन आर सोर्स ऑफ गुड आइडियाज़। आइडियाज़ के ऊपर भी ऐसा कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, वर्क प्लेस में रहता है कि अच्छे जो आइडियाज़ देते हैं वो हमेशा पुरुष ही देते हैं, महिलाओं का परसेंटेज इस मामले में कम है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल जेंडर्स वर्क प्लेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल जेंडर्स एट वर्क प्लेस। जिस कंपनी में बेटर जेंडर डाइवर्सिटी होती है, ऐसा माना जाता है या ऐसा पाया गया है कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जेंडर्स डाइवर्सिटी है, मतलब मेन और वीमेन दोनों का सहभागिता ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि वीमेन को कम आंका जा रहा है या पुरुष साथी को कम आंका जा रहा है। दोनों में इक्वलिटी जितना ज़्यादा जिस ऑर्गेनाइजेशन में होती है, उसमें रिसर्च में पाया गया है कि वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन के सफल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इक्वल पे, जेंडर सेंसिटिव होने के लिए ऐसा करना होगा, ट्रांसपेरेंट पे स्केल होना चाहिए। हम लोगों का पे स्केल तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन कई सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के नहीं रहते हैं, तो उस बारे में ये कहा गया है कि जेंडर सेंसिटिविटी में इक्वल पे होना चाहिए। और इसमें पे स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कहीं जेंडर बेस्ड कुछ बायस्ड तो नहीं है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट एंड इफेक्टिव पॉलिसीज अगेंस्ट हार्शनेस एट वर्क प्लेस ऑफेंस। इसके लिए वेल डिफाइंड सेटअप होना चाहिए कि अगर वर्क प्लेस पे हरासमेंट किसी का हो रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल्स रेगुलेशन वेल डिफाइंड होना चाहिए कि अगर इस टाइप का कोई एक्टिविटी होता है जिससे किसी का हरासमेंट होता है तो उसका पनिशमेंट या लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। प्रायोरिटाइजिंग वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस के बीच में प्रायोरिटी होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। चाइल्ड केयर फैसिलिटी होनी चाहिए, मैटरनल लीव होना चाहिए और पैटर्नल लीव होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अपने एम्प्लॉय के लिए जेंडर बेस्ड जो ये कुछ वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड इशू है, जिसमें कि चाइल्ड केयर फैसिलिटी है, अभी इंडिया में अपने यहाँ उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जनरली फॉरेन में रहता है कि जहाँ महिलाएं काम करने जाती हैं वहीं पे उनको एक ऑफिस में वो बैठी रहती हैं, साइड में उनके चाइल्ड केयर यूनिट भी रहता है जहाँ उनके बच्चे दिखते भी रहते हैं, या नहीं तो पीरियडिकली जाके वहाँ पे देख भी सकते हैं। उसी प्रीमाइसेस में वो चाइल्ड केयर फैसिलिटी भी बना के रखते हैं। मैटरनल लीव और पैटर्नल लीव ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी है, ये होना चाहिए। क्रिएटिंग एन ओपन माइंडेड वर्क एटमॉस्फेयर, ओपन माइंडेड वर्क एटमॉस्फेयर बनना चाहिए, जिसमें क्या होगा, एम्प्लॉय का एप्रिसिएशन उसके टैलेंट और परफॉर्मेंस के आधार पे हो। कोई भी एम्प्लॉय का जो एप्रिसिएशन होना चाहिए वो उसका टैलेंट है और उसका जो परफॉर्मेंस रहा है उसके आधार पे हो, न कि जेंडर बेस्ड। ट्रेनिंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो है ट्रेनिंग और सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम जो जेंडर सेंसिटिविटी के लिए है वो मैंडेटरी होना चाहिए। इसके अलावा भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो जेंडर सेंसिटिव है वो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में भी यूज करती है। जो खास करके जो सर्कुलर्स या जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उसके बारे में कहा गया है कि जो जेंडर सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में जेंडर न्यूट्रल, जिसमें कि ये नहीं रहता है कि ये पुरुष को संबोधित करके या पुरुष बोल रहा है या पुरुष के लिए है या महिला के लिए स्पेसिफिक है, जेंडर न्यूट्रल जो वर्ड होते हैं उसका सिलेक्शन किया जाता है। लैंग्वेज जो भी लिखते हैं वो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसमें। अब इफेक्ट ऑफ जेंडर सेंसिटिव वर्क इन्वायरमेंट, अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इसमें इफेक्ट्स में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स जो आएंगे अगर जेंडर सेंसिटिविटी है वो मैं बुलेट पॉइंट के रूप में बोल देता हूँ। बेटर डिसीजन मेकिंग होगा, ग्रेटर फोकस ऑन इनोवेशन होगा, क्योंकि रिसर्च से मालूम पड़ा है कि टॉप मैनेजमेंट में यदि राइट मिक्स हो, महिला भी हो टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड में, उसमें कुछ महिला और कुछ पुरुष भी हो, दोनों का मिक्स हो, तो वहाँ पे इनोवेशन का जो चांसेस रहता है वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। बेटर एसेस टू टैलेंट, टैलेंट का निश्चित रूप से अगर जेंडर बेस्ड सिलेक्शन नहीं होगा तो जो भी बेस्ट टैलेंट रहेगा उसका चयन होगा, और जब बेस्ट टैलेंट आएगा तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा, निश्चित रूप से होगा। इम्प्रूव इंगेजमेंट एंड रिटेंशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने पर इंगेजमेंट बढ़ता है। अगर कोई भी हमारा स्टाफ ये समझता है वर्क प्लेस पे कि हमारा नेग्लिजेंसी हो रहा है, जो हमारे बॉस है
या हमारे कलीग हैं, तो उस कारण से उनका जो इंगेजमेंट का लेवल है वो डाउन हो जाता है। इसलिए अगर जेंडर सेंसिटिविटी है वर्क प्लेस पे, तो जो इंगेजमेंट और रिटेंशन है, कई लोग नौकरी छोड़ के भी चले जाते हैं, उनको वर्क प्लेस अच्छा नहीं मतलब सूट करता है। तो कुछ परसेंटेज ऐसे भी हैं जो वर्क प्लेस नहीं सूट करने के कारण जॉब छोड़ देते हैं। ये फिर है लोअर रेट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। अब अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जेंडर सेंसिटिविटी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किए हैं, वो कुछ पॉइंट्स हैं जो अब हमारी बैंक ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। और उसमें एक है कि इसके जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो जेंडर सेंसिटिविटी को बहुत ज़्यादा महत्व देती है। सैलरी में यहाँ पे जेंडर बेस्ड कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम जॉब सेम पोस्ट सेम सैलरी है। करंटली जो अपनी बैंक है उसमें 25.28% वीमेन एम्प्लॉई है, 25% महिला एम्प्लॉई है, जबकि 75% के लगभग में पुरुष शासन। कुछ स्टेप्स अपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उठाए हैं, उसमें से एक है गरिमा का। गरिमा ये इसके ऊपर अभी कई सारे ट्रेनिंग सेंटर्स पे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हुए थे, जिसमें स्पेसिफिक कहा गया था कि अटेंड करना है, ब्रांचेज में कॉल आया था। ये गरिमा क्या है? यह महिला के साथ होने वाले सेक्सुअल हरासमेंट को प्रिवेंट, प्रोहिबिट एवं उसके रिड्रेसल करने का मैकेनिज्म है। अगर किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसको कैसे रोका जा सकता है, और अगर हुआ है तो उसका रिड्रेसल कैसे होगा, उससे संबंधित इसमें गाइडलाइंस दिए हुए हैं। यह गाइडलाइन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 पर आधारित है। और ये सभी जो बैंक के एम्प्लॉई है उन सभी के ऊपर लागू है, चाहे वो ऑफिस प्रीमाइसेस या आउटसाइड ऑफिस ऑन ड्यूटी पर हो। कोई भी ऐसी इंसिडेंस होता है जो या तो ऑफिस प्रीमाइसेस में हो या आउटसाइड ऑफिस में भी हो लेकिन ऑन ड्यूटी पर हो, तो उस केस में भी जो इसके नियम कायदे हैं जो इसमें लिखे हुए हैं रिड्रेसल मैकेनिज्म, वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। ऑफिस आवर या बियॉन्ड ऑफिस आवर हो तो भी इसके ऊपर ये गरिमा के जो प्रोविजंस है लागू होंगे। ऑफिस आवर में ही नहीं है, ऑफिस आवर के बाद में भी अगर कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है तो उसमें गरिमा में जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो इम्प्लीमेंट होगा। एनी एक्ट ऑफ हरासमेंट बाय थर्ड पार्टी व्हाइल ऑन ऑफिस ड्यूटी, ये भी गरिमा के अंतर्गत आएगा कि यदि कोई अपना स्टाफ कहीं पे मान लीजिए इंस्पेक्शन पे जाता है और कोई थर्ड पार्टी के साथ ऐसा कोई इंसिडेंस होता है ऑफिशियल ड्यूटी करते समय, तो उसमें भी गरिमा का कवरेज रहेगा, जो गरिमा के प्रोविजन है। भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से कुछ और भी ऐसे इनिशिएटिव है जिसमें दिया गया है कि जेंडर बायस्ड जो है या जेंडर सेंसिटिविटी को अच्छा करने के लिए कदम उठाए गए हैं। उसमें से कुछ है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के संबंधित है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में प्रोविज़न जो दिया गया है, हस्बैंड और वाइफ अगर सेम प्लेस पे हो, मतलब एक ही बैंक में हो अपने, तो उनको सेम प्लेस पे पोस्टिंग दी जाएगी। स्पाउस ग्राउंड पर जो कन्फर्म वीमेन एम्प्लॉई है उनको आईसीटी मिलेगा बिना मिनिमम सर्विस का जो रिक्वायरमेंट है आईसीटी के लिए, वो स्पाउस ग्राउंड पे उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो फुलफिल नहीं भी हो रहा हो तो स्पाउस ग्राउंड पे आईसीटी मिल सकता है। इसके अलावा जो रूसू में पोस्टेड है महिला एम्प्लॉई, तो उनके लिए चुमरी एकोमोडेशन फैसिलिटी है। जो महिला साथी हमारे रूरल और सेमी अर्बन एरिया में पोस्टेड होते हैं, तो वहाँ पे उनको रहने के लिए बेसिक एमिनिटीज़ जो रिक्वायरमेंट रहती है वो उस मकान में अवेलेबल रहता है, वो बैंक की तरफ से व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न है 6 महीने का एक बार में, और मैक्सिमम 2 टाइम्स मतलब 12 मंथ का ले सकते हैं। अगर ट्विंस हुए हैं तो 8 महीने का मैटरनिटी लीव मिलता है। लीव फॉर एडॉप्टिंग चाइल्ड, अगर कोई महिला साथी जिनके बच्चे नहीं है और किसी बच्चे को एडॉप्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये है कि उनके लिए भी छुट्टी का प्रोविज़न है, और उसमें कंडीशन ये है कि 1 साल से कम के बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं, और इसके लिए उनको मैक्सिमम 9 महीने का एक बार में लीव मिलेगा, छुट्टी मिलेगी। फिर सबेटिकल लीव भी है, उसका भी प्रोविज़न है।
वीमेन एम्प्लॉय 2 साल के लिए ले सकते हैं, जो भी महिला साथी हैं वो 2 साल के लिए सबेटिकल लीव ले सकते हैं। और वो किस किस चीज़ के लिए ले सकते हैं, वो कुछ जो है वो एक मेडिकल ग्राउंड पे ले सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के केयर करने के लिए ले सकते हैं, अपने बच्चों के केयर करने के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा हायर स्टडीज़ के लिए भी वो सबेटिकल लीव ले सकते हैं। फिर विजिट टू स्पाउस यदि उनके कहीं बाहर रहते हैं, वहाँ रहना हो तो उसके लिए भी प्रोविज़न है कि वो सबेटिकल लीव का प्रोविज़न है बैंक में, जो उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और प्रमोशन इसमें सबेटिकल लीव में एक है कि अगर इस 2 साल का जो है इसमें छुट्टी का, उस दरमियान यदि उनका प्रमोशन में नंबर आता है तो भी वो एलिजिबिलिटी रहेगी। ऐसा नहीं कि 2 साल का सबेटिकल लीव पे गए हैं तो उनको प्रमोशन के चांसेस नहीं मिलेंगे। सब्जेक्ट टू अदर जो टर्म्स कंडीशन होगा जिस स्केल के लिए है वो, उसके जो अदर एलिजिबिलिटी है अगर वो उसको फुलफिल कर रहे हैं तो सबेटिकल लीव लेने के टाइम के दरमियान भी उनको प्रमोशन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मतलब जेंडर बायस्ड जो होता है, जेंडर सेंसिटिविटी का मामला है, उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स थे। हालांकि इसमें स्टार्टिंग में दिया गया था कि जेंडर बेस्ड बायस्ड और जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि केवल वीमेन के प्रति हो, लेकिन इसमें जो पॉइंट्स थे उसको देख के ऐसा लगता है कि अधिकतर पॉइंट्स जो है महिलाओं को प्रोटेक्ट करने से संबंधित है। और उसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि उसमें हमेशा से ही पुरुष डोमिनेटिंग रहा है, तो वो समाज में हो या ऑफिस में हो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। और जब ऐसा होता है कि एक ही इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं और जेंडर के बेस पे जब उसका डिसीजन या कुछ अप्रोच चेंज हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा सा उतना पॉजिटिव नहीं रहता है। इसलिए बैंक इसके प्रति सेंसिटिव है और कोशिश कर रही है कि बैंक में जितना जेंडर सेंसिटिविटी का कल्चर डेवलप हो पाए वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है।